46 अध्याय 46 वार्तालाप। गुयुआन मुख्य आसन पर सीधा बैठा था। उसके सामने हुन वंश के अतिथि सेवक द्वारा भेंट किया गया शुद्ध शराब का प्याला अभी भी अछूता था। विशाल हॉल एकदम शांत था, इतना शांत कि बाहर चौक पर पत्थर की टाइलों की दरारों से बहती हवा की हल्की सीटी की आवाज सुनाई दे रही थी। हुनफेंग के बोलने के बाद काफी समय बीत चुका था, फिर भी गुयुआन ने अपना मुंह नहीं खोला और वहां मौजूद किसी और ने भी कुछ नहीं कहा। हुनत्यांडी अपने आसन पर आराम से बैठा था, अपनी उंगलियों से आर्मरेस्ट को थपथपा रहा था। उसके होठों के कोनों पर एक हल्की अपरिवर्तनीय व्यंग्यात्मक मुस्कान लटकी हुई थी। शून्य को निगलने वाली ज्वाला का अवतार अधेड़ उम्र का व्यक्ति हुनत्यांडी के बगल में बैठा था। उसकी आंखें आधी बंद थीं और काली ज्वालाएं जल रही थीं। उसकी उंगलियों पर एक छोटी सी काली ज्वाला चुपचाप नाच रही थी। हुनकिंगर कोने में झुकी रही, उसकी हथेली में एक बर्फ का कमल धीरे धीरे घूम रहा था। उसकी बर्फीली नीली आंखें गुयुआन के पीछे खड़े दो बुजुर्गों पर उदासीनता से घूम रही थी। एक 4 सितारा डोरशेंग था, दूसरा 5 सितारा डोरशेंग, लेकिन उसकी नजरों में वे जमने के लिए 2 अतिरिक्त बर्फ की मूर्तियों से ज्यादा कुछ नहीं थे। भतीजे, गुयुआन ने अंततः कहा। उनकी आवाज अभी भी एक गहरे शांत प्राचीन कुएं जैसी थी। उस समय सगाई तोड़ने का निर्णय मैंने स्वयं लिया था। इसका शून्य एयर से कोई लेना देना नहीं था। आप स्पष्टीकरण चाहते हैं और मैं आपको दे सकता हूँ। प्राचीन शून्य ड्रैगन योद्धा क्षेत्र में गुवंश के 3 अविकसित गुप्त क्षेत्र हैं। उनमें से एक हुन वंश का होगा। गुवंश के धर्मग्रंथ मंडप में प्राचीन 2 तकनीक के 7 खंड हैं जो कभी साझा नहीं किए गए हैं। हुन वंश इनमें से कोई भी 2 चुन सकता है। इसके अलावा गुवंश हुन वंश के साथ 100 साल की अहिंसा संधि पर हस्ताक्षर करने को तैयार है, जिस पर मैं स्वयं मुहर लगाऊंगा। क्या यह उस समय आपके द्वारा खोई गई प्रतिष्ठा की भरपाई के लिए पर्याप्त है? गुदाओ अचानक बगल में खड़े हो गए, उनके सफेद बाल खड़े हो गए। कुलपति, मैं गुप्त लोगों को स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन आप हुन कुल को शास्त्र मंडप से प्राचीन 2 तकनीक कैसे दे सकते हैं? चुप रहो। गुयुआन ने सिर नहीं घुमाया, बस बेपरवाही से 3 शब्द बोल दिए। गुदाओ के बाकी शब्द उसके गले में अटक गए। उसका बुरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया और अंत में उसने दांत पीसकर वापस बैठ गया। उसकी भीगी हुई मुट्ठियों की नसें साफ दिखाई दे रही थीं। हुनफेंग ने शराब का प्याला बिना पिए पकड़े रखा, बस अपनी आंखें नीचे करके उस साफ शराब को प्याले की भीतरी दीवार पर आंसुओं जैसी बारीक लकीरें बनाते हुए देखता रहा। गुयुआन द्वारा प्रस्तावित कीमत वाकई काफी बड़ी थी। प्राचीन शून्य ड्रैगन युद्ध क्षेत्र के गुप्त क्षेत्र सबसे उपजाऊ प्राचीन खंडहर थे और अनगिनत गुट एक ही जगह के लिए जी जान से लड़ रहे थे। गुवंश के धर्मग्रंथ मंडप में मौजूद प्राचीन दाव तकनीकी महाद्वीप के सभी विशेषज्ञों के लिए अनमोल खजाने थी और यहाँ तक कि एक ग्रंथ भी काले बाजार में खगोलीय कीमत पर बिक सकता था। 100 साल के समझौते के साथ ये ईमानदारी किसी भी सौदेबाजी में काफी मायने रखती थी। अगर कोई और समय होता तो शायद वह मान जाता, लेकिन आज नहीं। कुल प्रमुख गुयुआन, हुनफेंग ने अपना शराब का प्याला नीचे रखा। उनका लहजा विनम्र बना रहा, फिर भी हर शब्द ऐसा लग रहा था मानो बोलने से पहले उसे बहुत सोच समझकर बोला गया हो। गुप्त क्षेत्र, 2 तकनीक, एक समझौता, ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन प्राचीन सम्राट हॉल में गोकुल ने न केवल एक अनुबंध को नष्ट किया, बल्कि हुनकुल की प्रतिष्ठा को भी धूमिल किया। हुनकुल के युवा कुल प्रमुख को गोकुल के मुख्य हॉल में एक टूटे हुए समझौते के कारण सार्वजनिक रूप से अपमानित होना पड़ा और यह मामला पूरे मध्य मैदान में फैल चुका है। क्या आपको लगता है कि कुछ गुप्त क्षेत्र और 2 तकनीक की 2 पुस्तकें महाद्वीप के उन गुटों को चुप करा सकती हैं? वह पीठ के पीछे हाथ रखकर खड़ा हो गया और गुयुआन की गहरी प्राचीन कुएं जैसी भूरी आंखों में स्थिर निगाहों से देखते हुए बोला, मुझे मुआवजा नहीं बल्कि स्पष्टीकरण चाहिए। और पूरे महाद्वीप को गोवंश की ईमानदारी स्पष्ट रूप से दिखाने का एकमात्र तरीका यह है कि गोवंश स्वयं उस विवाह अनुबंध को नवीनीकृत करे जिसे फाड़ दिया गया था। यदि सुश्री शुन एर मुझसे विवाह करती हैं तो आज से हुन वंश और गोवंश रिश्तेदार बन जाएंगे। यह न केवल मेरी व्यक्तिगत इच्छा है बल्कि पूरे हुन वंश का भी यही मत है। गुयुआन चुपचाप उसे देखता रहा। इस युवक की निगाहें स्थिर थी, इतनी स्थिर कि वह 20 वर्ष का युवा नहीं लग रहा था। वह 1000 वर्षों से अधिक जी चुका था और अनगिनत सौदेबाजी की तरकीबें देख चुका था। कुछ दबाव डालने के लिए शक्ति का इस्तेमाल करते थे, कुछ लालच देने के लिए लाभ का, कुछ मनाने के लिए भावनाओं का, लेकिन हुनफेंग ने इनमें से किसी का भी इस्तेमाल नहीं किया। उसने तर्क का प्रयोग किया। गुवंश ने पहले सगाई तोड़ी और बाद में हुन वंश अपमानित हुआ। अब जब उसकी बेटी हुन वंश के हाथों में थी तो उसे या तो इस विवाह को स्वीकार करना था या अपने वचन को तोड़ने और अपनी बेटी को छोड़ने के दोहरे कलंक को सहना था। यह कोई बातचीत नहीं थी, ये घेराबंदी थी और वह पहले ही शहर के भीतर पहुंच चुका था। भतीजे, गुयुआन की आवाज पहाड़ की तरह शांत और स्थिर थी, फिर भी वहां मौजूद सभी लोग उसमें हल्की सी थकान महसूस कर सकते थे। शुन एर बचपन से ही जिद्दी स्वभाव की है, यहाँ तक कि मैं भी उसके लिए उन मामलों में निर्णय नहीं ले सकता जिन पर उसने अपना मन बना लिया है। इसके अलावा उसके दिल में किसी और के लिए जगह है। जब तुमने उसे और शियाओयान को प्राचीन सम्राट हॉल में देखा था तो तुम्हें उसके तुम्हारे प्रति रवैये का पता होना चाहिए। अगर वह तैयार नहीं है तो मैं उसे तुमसे शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। वह तैयार है या नहीं यह उसका निजी मामला है। गु कबीले की इच्छा है या नहीं ये गु कबीले का निजी मामला है। हुनफेंग ने धीरे धीरे अपनी बात पूरी करते हुए कहा, जब आपने विवाह का प्रस्ताव रखा था तब क्या गु कबीले ने उसकी इच्छा पूछी थी? नहीं। जब गु कबीले ने सगाई तोड़ी तब क्या आपने उसकी इच्छा पूछी थी? वह भी नहीं। शुरू से अंत तक वह वरिष्ठ परिषद के लिए एक सौदेबाजी का मोहरा रही है जिसके जरिए परिषद उसके लिए फैसले लेती रही है। अगर वरिष्ठ परिषद अतीत में उसकी सगाई तोड़ सकती थी तो कबीले का मुखिया आज स्वाभाविक रूप से उसके लिए अनुबंध पूरा कर सकता है। जहां तक उसके दिल में बसे व्यक्ति की बात है वह समय के साथ स्वाभाविक रूप से मिट जाएगा। उसने ये बात हल्के से कही, फिर भी हर शब्द दिल को चीर देने वाला था। गुयुआन की घुटनों पर टिकी उंगलियां थोड़ी कस गईं और उंगलियों के जोड़ हल्के सफेद पड़ गए। वह जानता था कि हुनफेंग की बात सच थी। शादी का प्रस्ताव सीधे हुन कबीले को बड़ों की परिषद द्वारा भेजा गया था। शुन एर को दरकिनार करते हुए और सगाई तोड़ने का फैसला अकेले गुयुआन ने किया था। शुरू से अंत तक शुन एर ही सब कुछ तय कर रही थी। अब जब हुनफेंग ने इस तर्क का इस्तेमाल करके उसकी बात को दबा दिया तो वह सचमुच अवाक रह गया। और अगर मैं आज सहमत न हूं तो? गुयुआन ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं। उसकी आवाज अभी भी शांत थी, लेकिन इस क्षण उसके चारों ओर की अलौकिक आभा अचानक भारी हो गई। 9 सितारा डोशेंग शिखर का दबाव जानबूझकर नहीं छोड़ा गया था, बस उसकी भावनाओं में थोड़ा सा बदलाव आने से हुए उस सूक्ष्म उतार चढ़ाव ने मुख्य हॉल की हवा को स्थिर कर दिया। हॉल की छत से लटकते हुए चमकदार दीपक बिना हवा के हिल रहे थे, धीरे धीरे झूल रहे थे और हल्की सी खनक की आवाज निकाल रहे थे। गुदाओ और साथ आए दोनों बुजुर्गों ने एक साथ अपनी सांस रोक ली और यहाँ तक कि हुन की भी अनजाने में आधा कदम पीछे हट गई। लेकिन हुन त्यांडी पीछे नहीं हटी। वॉर्ड स्वेलोइंग फ्लेम पीछे नहीं हटी। हुनकिंगर पीछे नहीं हटी। हुन त्यांडी अपनी आलसी बैठने की मुद्रा में ही बैठा रहा, यहाँ तक कि उसने अपने शराब के प्याले को उठाकर एक हल्की सी घूंट भी ली।
मानो हवा को स्थिर करने वाला दबाव महज एक झोंका ही था। शून्य को निगलने वाली ज्वाला की उंगलियों पर जलती काली लौ एक बार उछली और उसकी काली लिप्टों से जलती आंखों में एक स्पष्ट चंचलता झलक उठी। वह चंचलता किसी तमाशे को देखने जैसी नहीं थी, बल्कि उस रोमांच जैसी थी जो एक शिकारी को तब महसूस होता है जब उसका शिकार आखिरकार चटपटाने लगता है। हुनकिंगर ने बर्फ के क्रिस्टल वाले कमल को अपनी उंगलियों से हथेली पर रखा और बर्फीली नीली ठंडी हवा चुपचाप प्रवाहित हुई जो उसके पैरों के नीचे पाले की एक पतली परत में जम गई। भाई गुयुआन, हुन तिआनडी ने अपना शराब का प्याला नीचे रखा। उनकी आवाज इतनी कोमल थी मानो वे किसी पुराने मित्र से मिल रहे हों। यद्यपि फैंग एर के शब्द सीधे थे, पर वे निराधार नहीं थे। गु वंश ने पहले सगाई तोड़ी और बाद में हुन वंश को अपमानित होना पड़ा। चाहे आप कितनी ही गुप्त विद्याओं और दाव तकनीकों का इस्तेमाल करके भरपाई करने की कोशिश करें, अगर यह बात बाहर आ गई तो अच्छा नहीं होगा। बच्चों के बीच आपसी स्नेह हमेशा से नहीं होता। जब तक सुश्री शुन एर आत्मा लोक में रही, फैंग एर ने उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। क्यों न इस विवाह को होने दिया जाए और दोनों परिवारों के 1000 साल पुराने झगड़े को मिटा दिया जाए। क्या ये दोनों पक्षों के लिए सर्वोत्तम नहीं होगा? गु युआन ने अपना सिर घुमाकर हुन तिआनडी की ओर देखा। हुन तिआनडी के चेहरे पर एक मुस्कान थी, एक सच्ची और विनम्र मुस्कान, मानो वह दो झगड़ रहे कनिष्ठों के बीच मध्यस्थता कर रहा हो। लेकिन गु युआन 1000 वर्षों से अधिक जी चुका था और हुन तिआनडी की सच्चाई का असली अर्थ भली भांति जानता था। इस व्यक्ति ने 1000 वर्ष पहले भी यही भाव धारण किया था जब शियाओ वंश का विनाश हुआ था, विनम्र और सच्चा, मानो सब कुछ प्राचीन 8 वंशों की शांति के लिए हो और फिर शियाओ वंश का अंत हो गया। अब वह फिर से वही मुस्कान लिए खड़ा था, दोनों पक्षों के सर्वोत्तम की बात कर रहा था, जबकि उसने हुन वंश के सभी सबसे मजबूत दांव पहले ही मेज पर रख दिए थे। भाई हुन, हम दोनों एक दूसरे को 1000 साल से जानते हैं, इन औपचारिकताओं की कोई जरूरत नहीं है। गु युआन की आवाज पहाड़ की तरह शांत और स्थिर थी, लेकिन उनका लहजा पहले से कहीं ज्यादा गंभीर था। यह विवाह वरिष्ठ परिषद द्वारा प्रस्तावित किया गया था और अनुबंध तोड़ने का निर्णय मैंने ही लिया था। आप शुन एर का इस्तेमाल मुझे मजबूर करने के लिए कर रहे हैं और मैं हार मानता हूँ। लेकिन शुन एर के पास गोवंश का देवस्तरीय रक्त है और उसका विवाह गोवंश की 1000 साल पुरानी नींव से जुड़ा है। अगर हुनवंश इस विवाह अनुबंध को चाहता है तो केवल अपमान की भरपाई का बहाना काफी नहीं है। उसने ये बात बड़ी शांति से कही, फिर भी वहां मौजूद सभी लोग उसकी बातों में छिपी तीखी भावना को महसूस कर सकते थे। गु युआन हुनवंश की असलियत और हुन तिआनडी के सच्चे इरादे को परख रहा था। अगर हुनवंश सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए ऐसा कर रहा था तो गोवंश दूसरे तरीकों से इसकी भरपाई कर सकता था, लेकिन अगर हुनवंश के कुछ और इरादे थे तो उसे इस शादी की कीमत पर फिर से विचार करना होगा। हुन तिआनडी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने अपना सिर घुमाया और वॉइड स्वेलोइंग फ्लेम की ओर देखा जो उसकी कुर्सी के पीछे टिका हुआ था। उसकी काली लिप्टों से जलती हुई आंखें एक पल के लिए उसे मिलीं। दो 9 स्टार डो शेंग के बीच किसी अतिरिक्त संवाद की आवश्यकता नहीं थी, एक नजर ही उनके विचारों के आदान प्रदान के लिए पर्याप्त थी। फिर हुन तिआनडी ने हरकत की। वह न तो खड़ा हुआ, न ही उसने कोई दो तकनीक छोड़ी और न ही उसके चेहरे पर कोई भाव परिवर्तन आया। बस 9 सितारा डोशेंग शिखर का दबाव, जिसे उसने न जाने कितने वर्षों से दबा रखा था, इस क्षण चुपचाप फैल गया। कोई हिंसक हलचल नहीं थी, कोई तीव्र आत्मिक उतार चढ़ाव नहीं था, बस एक शुद्ध निर्मल उपस्थिति थी, मानो पूरा मुख्य हॉल, पूरा आत्मालोक और यहाँ तक कि पूरा शून्य भी इस क्षण उसके शरीर का हिस्सा बन गया हो। हॉल की दीवारों पर बने आत्मा को भस्म करने वाले लोहे के पैटर्न एक साथ चमक उठे और गहरा लाल फ्लोरोसेंट प्रकाश जमीन से गुंबद तक एक लहर की तरह फैल गया, जिसने गु युआन और उसके साथ आए बुजुर्गों को पूरी तरह से घेर लिया। हवा जेली की तरह गाढ़ी हो गई और हर सांस तो शीशे के ब्लॉक निगलने जैसी महसूस हो रही थी। गु युआन मुख्य आसन पर सीधा बैठा था, उसके भूरे वस्त्र स्थिर थे, लेकिन आर्मरेस्ट पर टिकी उसकी उंगलियां चुपचाप ड्रैगन क्रिस्टल में 3 इंच धंस गई थीं। वह इस आभा को अवश्य पहचानता था, ये वही मुद्रा थी जो हुन तिआनडी तब अपनाता था जब वह वास्तव में गंभीर होता था। ये वह आलसी और लापरवाह अंदाज नहीं था जो वह हुनफैंग से बात करते समय अपनाता था, बल्कि वह गंभीरता थी जो उसने ज़ियाओ जुवान के शव के सामने खड़े होकर 1000 साल पहले ज़ियाओ वंश के विनाश के युद्ध के दौरान पहाड़ पर मौजूद सेना के अवशेषों की ओर धीरे धीरे हथेली उठाते समय दिखाई थी। उस समय भी उसके चेहरे पर यही मुस्कान थी। उसी क्षण शून्य निगलने वाली ज्वाला ने अपनी उंगलियों पर मौजूद काली ज्वाला को हटा दिया। उसने कोई दबाव नहीं छोड़ा, बस अपनी जलती हुई काली ज्वालाओं से भरी आंखों को गु युआन के पीछे खड़े 2 बुजुर्गों की ओर घुमाया। गु दाओ का चेहरा अचानक बदल गया और उसने अचेतन रूप से अपनी कमर पर बंधी तलवार की मूठ पर हाथ रखा, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उसे वापस उसकी सीट पर धकेल दिया। ये दबाव नहीं था, बल्कि शून्य निगलने वाली ज्वाला ने एक ही नजर से उसके शरीर में मौजूद सारी ऊर्जा को रोक दिया था। गु दाओ के माथे की नसें उभर आईं और उसके होंठ काफी देर तक फड़फड़ाते रहे, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोल सका। 9 सितारा के सामने संघर्ष करने के लिए 4 सितारा या 5 सितारा साधना भी पर्याप्त नहीं थी। हुनकिंगर कोने में झुकी रही, उसकी हथेली में बर्फ का कमल धीरे धीरे घूम रहा था और कमल के भीतर से बर्फीली नीली ठंडी धुंध चुपचाप फैलकर जमीन पर पाले की एक पतली परत में जम गई। पाले की वह परत गु युआन के पैरों तक नहीं फैली, लेकिन हॉल के गुंबद के पिछले दरवाजे, बगल की खिड़कियों और रोशनदान पर एक साथ 3 बर्फ के कमल जम गए। यह उसकी बर्फ की आत्मा की शक्ति द्वारा पीछे हटने के सभी रास्ते बंद करने का संकेत था। अगर गु युआन किसी भी दिशा में एक कदम भी हिलाता तो वे दिखने में नाजुक बर्फ के कमल पल भर में फटकर एक पिंजरे में बदल जाते। गु युआन ने धीरे से अपना दाहिना हाथ, जो आर्मरेस्ट पर दबा हुआ था, हटा लिया। जैसे ही उसकी उंगलियां आर्मरेस्ट से हटी, ड्रैगन क्रिस्टल आर्मरेस्ट चुपचाप चूर चूर होकर बारीक पाउडर के ढेर में बदल गया और जमीन पर गिरते ही एक हल्की सी आवाज हुई, जिससे शांत हॉल में सन्नाटा छा गया। उसने हुन तिआनडी की ओर देखा, फिर शून्य निगलने वाली ज्वाला पर नजर डाली और अंत में हुनफैंग की ओर मुड़ा। उसके चेहरे पर न तो खुशी का भाव था और न ही क्रोध का, लेकिन उन भूरी आंखों में, जिन्होंने हजारों वर्षों का इतिहास देखा था, कुछ गहरा शांत हो रहा था। उसे आखिरकार समझ आ गया कि वह आज यहाँ बातचीत करने नहीं आया था, वह यहाँ शहर की दीवारों के नीचे संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होने आया था। हुन कबीले का शुरू से ही उससे सौदेबाजी करने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने तो बस उसे एक कुर्सी दी थी ताकि वह बैठ जाए, सारी शर्तें सुन ले और फिर उसे बताया जाए तुम्हें न कहने का अधिकार नहीं है। गु युआन ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना सिर हॉल के बाहर के धूसर शून्य की ओर घुमाया और काफी देर तक चुप रहा। हॉल में किसी ने भी उसे कुछ कहने के लिए नहीं कहा। हुन तिआनडी धीरे धीरे अपनी शराब पीता रहा। शून्य को निगलने वाली ज्वाला की उंगलियों पर जलती काली लो धीमी गति से नाचती रही और हुनकिंगर की हथेली में बर्फ के क्रिस्टल जैसा कमल स्थिर गति से घूमता रहा। सभी प्रतीक्षा कर रहे थे। भतीजे, गु युआन ने आखिरकार अपनी निगाहें हटा ली। उसकी आवाज पहले से कुछ नर्म हो गई, मानो वह किसी ऐसे व्यक्ति का फिर से अभिवादन कर रहा हो जिसे वह वास्तव में पूरी तरह से नहीं समझता हो। इस विवाह अनुबंध के लिए हुन कबीले की सबसे मजबूत टीम को लाकर
आपने सचमुच मुझे आपके प्रति एक नया नजरिया अपनाने पर मजबूर कर दिया है। वह रुका और उसकी बुरी आंखों में बची हुई गर्माहट भी धीरे धीरे गायब हो गई। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, सुन एर, मेरी सौदेबाजी की मोहरा नहीं है। अगर आप उसे चाहते हैं तो केवल इन बातों पर निर्भर रहना काफी नहीं है। मुझे एक कारण चाहिए, एक ऐसा कारण जो मुझे खुद को समझाने में सक्षम बनाए और जिसे सुन एर भी स्वीकार करे। अगर आप वह कारण नहीं दे सकते तो भले ही आज उन कबीले के 2 9 सितारा एक साथ काम करें, हो सकता है कि मैं इस हॉल से बाहर ना निकल पाऊं। भाई हुन, आपका क्या कहना है? उसने अंतिम वाक्य हुनत्यांडी को संबोधित करते हुए कहा। उसका स्वर शांत था, फिर भी हुनत्यांडी के हाथ में शराब का प्याला थोड़ा रुक गया। 9 सितारा डोशेंग शिखर, भले ही उसे एक ही रैंक के 2 और एक 8 सितारा डोशेंग का सामना करना पड़े। अगर वह सचमुच सब कुछ दांव पर लगा दे और अपनी हार का सामना करने को तैयार हो तो शायद वह उनमें से किसी एक को गंभीर रूप से घायल करने में सक्षम न हो। हुनत्यांडी ने निश्चित रूप से इस जोखिम का आकलन किया था, लेकिन वह इससे भी बेहतर जानता था कि गुयुआन सचमुच पासा नहीं पलटेगा, क्योंकि उसकी बेटी अभी भी हुनफैंग के हाथों में थी। हालांकि गुयुआन का इस हद तक बोलना पहले से ही उसके लिए खुद को बचाने का रास्ता तलाश रहा था। उसे एक कारण चाहिए था, एक ऐसा कारण जिसके आधार पर वह प्राचीन दुनिया में लौटकर बुजुर्गों की परिषद और शुन एर का सामना कर सके। हुनत्यांडी ने हुनफैंग की ओर देखा और वर्ड स्वेलोइंग फ्लेम ने भी हुनफैंग की ओर देखा। हुनकिंगर की बर्फीली नीली आंखों में ठंडी रोशनी। हुनफैंग ने अपनी कफ सीधी की, मुख्य आसन के सामने से धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरे और गुयुआन से 3 कदम दूर रुक गए। उन्होंने 9 सितारा शिखर वाले गुवंश के नेता को देखा, उनके चेहरे पर दिखाई देने वाली सहनशक्ति और थकावट को देखा जो शुन एर के चेहरे से 5 भागों में मिलता जुलता था, और फिर थोड़ा झुककर एक कनिष्ठ द्वारा एक वरिष्ठ को प्रणाम किया। चूंकि कुल प्रमुख गुयुआन को एक कारण चाहिए, इसलिए ये कनिष्ठ व्यक्ति अब वह कारण बताएगा। अध्याय 47। भविष्य में मैं सम्राट पद पर आसीन होऊंगा। मुख्य हॉल काफी देर तक शांत रहा और सबकी निगाहें हुनफैंग पर टिक गईं। हुनफैंग गुयुआन से 3 कदम दूर खड़ा था और उसने थोड़ा झुककर अभिवादन किया। एक कनिष्ठ के रूप में एक वरिष्ठ के प्रति उसका शिष्टाचार त्रुटिहीन था। लेकिन जब वह सीधा खड़ा हुआ तो उसकी आंखों में दिख रहे आत्मविश्वास ने गुयुआन को अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ने पर मजबूर कर दिया। कुलपति गुयुआन ने कहा कि तर्क पर्याप्त नहीं था तो ये कनिष्ठ व्यक्ति पर्याप्त तर्क प्रस्तुत करेगा। हुनफैंग की आवाज तेज नहीं थी, लेकिन सन्नाटे में भी हर शब्द स्पष्ट था। ये कनिष्ठ दृढ़ता से मानता है कि मैं भविष्य में निश्चित रूप से महान सम्राट क्षेत्र में आरोहण करूंगा। ये शब्द बोलते ही पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। गुदाव का पहले से ही गुस्से से लाल चेहरा अचानक सख्त हो गया और फिर उसके नाक से एक हल्की सी तिरस्कार भरी मुस्कान निकल गई। लेकिन इससे पहले कि वह उपहासपूर्ण मुस्कान गायब हो पाती, हुनफैंग के अगले शब्दों ने उसे अचानक रोक दिया। क्या कुलपति गुयुआन इसे खोखली बातें समझते हैं, या आपको लगता है कि मैं शियाओयान से हीन हूं? हुनफैंग ने अपना सिर झुकाकर गुदाव की ओर देखा। उसकी निगाहें शांत और स्थिर थीं। शाओयान बर्निंग टेक्निक, स्ट्रेंज फायर रैंकिंग लिस्ट और 2 डी ब्लड लाइन के सहारे जियामा साम्राज्य से चलकर 2 शेंग तक पहुंचने में सक्षम था। मेरे पास ईश्वर स्तरीय रक्तवंश है, मेरे पास शुद्धिकरण कमल दानव ज्वाला है, मेरे पास सागर हृदय ज्वाला है, मेरे पास शून्य भक्षण ज्वाला उपज्वाला है, मेरे पास स्वर्ग निगलने वाला दर्पण है और मेरे समर्थन में हुन वंश की पूरी शक्ति है। उसके पास अवसर हैं और मेरे पास भी। उसके पास प्रतिभा है और मैं उससे कम नहीं हूँ। उसके पास दृढ़ता है। वह रुका, उसके होठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। मैं वह क्यों नहीं कर सकता जो वह कर सकता है? गुदाव ने खंडन करने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में कोई ठोस तर्क नहीं दे सकता। उसके सामने खड़ा ये युवक केवल 20 कुछ वर्ष का था, फिर भी वह पहले से ही 6 स्टार डोशेंग के अंतिम चरण में था। उसने 3रे दर्जे के प्यूरिफिकेशन लॉर्ड्स डेमन फ्लेम को वश में कर लिया था। उसके पास उन कबीले का सर्वोच्च खजाना, स्वर्ग को निगलने वाला दर्पण था, और उसके साथ 2 पत्नियां थीं जो प्रतिभा में समान रूप से स्वर्ग को चुनौती देने वाली थीं। साधना की गति के मामले में वह शियाओयान से केवल तेज था, धीमा नहीं। संसाधनों और आधारभूत संरचना के मामले में हुनवंश युद्धची महाद्वीप की किसी भी महाशक्ति से कमतर नहीं था। स्वभाव के मामले में प्राचीन सम्राट हॉल में सार्वजनिक रूप से अपमानित होने के बाद भी वह बिना अपना चेहरा बदले सुरक्षित निकल गया। शब्दफन पर्वत श्रृंखला में स्काई मेंशन अलायंस के 30 से अधिक कुलीनों को रोकने के लिए घात लगाए और अकेले ही दानव ज्वाला क्षेत्र में तब तक शांति फैलाई जब तक कि सभी पक्ष दयनीय स्थिति में नहीं आ गए। उसकी इस निर्दयता और सहनशीलता ने हजारों वर्षों से जीवित रहे बूढ़े लोमड़ियों को भी सतर्क कर दिया था। गुदाव चुपचाप वापस बैठ गया। उसके बूढ़े चेहरे से तिरस्कार का भाव पूरी तरह गायब हो गया था। गुयुआन ने गुदाव की ओर नहीं देखा, बल्कि चुपचाप हुनफैंग को देखता रहा। सम्राट क्षेत्र, ये 2 शब्द फाइटिंग क्यूई महाद्वीप पर एक दूर की किंवदंती बन गए थे। प्राचीन युग के अंतिम 2 डी तुषे प्राचीन सम्राट के लुप्त होने के बाद से इस महाद्वीप पर कोई भी सम्राट पद में जन्म नहीं ले पाया था। कितने ही असाधारण रूप से प्रतिभाशाली लोग 9 स्टार डोशेंग के शिखर पर ही रुक गए और अपनी मृत्यु तक उस चरण को उठाने में असमर्थ रहे। उस समय जियाओ जुवान कितना प्रतिभाशाली था, कितना आश्चर्यजनक रूप से बुद्धिमान था, जिसने सम्राट क्षेत्र को प्रभावित करने के प्रयास में पूरे जियाओ वंश की रक्त शक्ति को एकत्रित किया। लेकिन अंततः अपनी रक्त शक्ति के समाप्त होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई और जियाओ वंश भी उसके साथ ही नष्ट हो गया। गुयुआन ने उस दृश्य को अपनी आंखों से देखा था जब उसका सबसे सम्मानित प्रतिद्वंद्वी और करीबी दोस्त सम्राट क्षेत्र की दहलीज पर राख में तब्दील हो गया था। तब से उसे एक कड़वी सच्चाई समझ में आ गई, केवल प्रतिभा के बल पर सम्राट पद प्राप्त नहीं किया जा सकता था। और अब लगभग 20 वर्ष का ये युवक उसके सामने खड़ा था और बिना अपने चेहरे के भाव बदले कह रहा था कि वह सम्राट बनने जा रहा है। भतीजे, गुयुआन की आवाज पहले से अधिक गहरी थी, प्रश्न नहीं बल्कि एक तथ्य बताते हुए। शाओ जुवान ने उस समय पूरे शाओ वंश की रक्त शक्ति को एकत्रित करके सम्राट क्षेत्र को प्रभावित किया और अंततः उसका पतन हो गया। उद्धरण चिन्ह 9 स्टार के शिखर से लेकर 2 डी तक वह कदम फाइटिंग क्यूई महाद्वीप पर 10,000 वर्षों से किसी ने नहीं उठाया है। आपको किस आधार पर लगता है कि आप ऐसा कर सकते हैं? हुनफैंग इन्हीं शब्दों का इंतजार कर रहा था, क्योंकि फाइटिंग ची महाद्वीप पर लंबे समय से कोई सम्राट नहीं बना है। ऐसा इसलिए नहीं कि प्रतिभा पर्याप्त है, नहीं इसलिए कि साधना तकनीक मजबूत नहीं है, बल्कि इसलिए कि इस महाद्वीप में सम्राट की मूर्ति का अभाव है। वह मुड़ा, उसकी निगाहें गुयुआन के चेहरे से हुनत्यांडी पर, फिर हुनत्यांडी से शून्य को निगलने वाली ज्वाला पर गईं और अंत में वापस गुयुआन पर टिक गईं। प्राचीन युग के बाद स्वर्ग और पृथ्वी के बीच कोई और 2 डी पैदा नहीं हुए। समस्या की जड़ लोगों में नहीं बल्कि स्वर्ग में है। इस महाद्वीप पर सम्राट की ऊर्जा का स्रोत बहुत पहले ही सूख चुका है। स्रोत के बिना प्रतिभा कितनी भी उच्च क्यों न हो, कोई भी सम्राट की स्थिति को संक्षेपित नहीं कर सकता। यही असली कारण है कि 10,000 वर्षों में कोई भी सम्राट नहीं बन पाया है। गुदाव अवचेतन रूप से खंडन करना चाहता था, लेकिन उसने अपने होठों पर आए शब्दों को निगल लिया।
हुनत्यांडी के हाथ में शराब का प्याला हवा में ही रुक गया और पहली बार उनकी आंखों में एक बहुत हल्की सी हैरानी दिखाई दी। ये स्पष्टीकरण यहाँ तक कि उन्होंने भी, जो हजारों वर्षों से जीवित हुन वंश के मुखिया थे, कभी किसी को इतने स्पष्ट रूप से देते हुए नहीं सुना था। शून्य को निगलने वाली ज्वाला की उंगलियों पर काली लपटें हिंसक रूप से उछल उठी और उसकी आंखों में एक मायावी गहरे प्रकाश की झलक दिखाई दी जो काली लपटों से जल रही थी। वह शून्य को निगलने वाली ज्वाला था जो विचित्र अग्नि रैंकिंग सूची में दूसरे स्थान पर था और एक समय प्राचीन युग के एक शक्तिशाली योद्धा का अनुसरण करता था। वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति को उससे बेहतर यह नहीं पता था कि सम्राट के स्रोतची का क्या अर्थ है। हुनफैंग की निगाहें धीरे धीरे वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरों पर घूम गईं और वह सबकी प्रतिक्रियाओं को समझने लगा। वह जानता था कि उसके शब्दों ने वहां मौजूद सभी लोगों के मन को सफलतापूर्वक प्रभावित कर दिया था, जिसमें हुनत्यांडी, वर्ड स्वेलोइंग फ्लेम और कोने में हमेशा मौजूद रहने वाली हुनकिंगर भी शामिल थीं। सम्राट की ची का स्रोत, संपूर्ण युद्धची महाद्वीप पर ये 4 शब्द स्वयं तुषे प्राचीन सम्राट के अलावा संभवतः केवल उन्हीं को, हुनफैंग को, उनकी उत्पत्ति और विकास के संदर्भ में ज्ञात थे। अपने पिछले जीवन में जब उन्होंने मूल कृति पढ़ी थी तो उन्होंने स्रोत क्यूई से संबंधित नियमों को बार बार पढ़ा था और अब लोगों को धोखा देने के लिए इसका उपयोग करना पूरी तरह से उपयुक्त था। सम्राट की मूल ऊर्जा का पुनः प्रकट होना पूरी तरह से असंभव नहीं है। हुनफैंग मुख्य हॉल के बीच में अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर खड़ा था। उसकी गहरे लाल रंग की ब्रोकेड पोशाक मंद मोमबत्ती की रोशनी में एक गर्म चमक के साथ दमक रही थी। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक संतुलन है। स्रोत के समाप्त होने का अर्थ पूर्ण विलुप्ति नहीं है, बल्कि यह है कि यह अरबों जीवित प्राणियों की वंश परंपराओं में फैल गया है। प्राचीन युग के अंतिम 2 डी के लुप्त हो जाने के बाद महाद्वीप पर कोई भी इन बिखरे हुए स्रोतों को पुनः संघनित नहीं कर सका। लेकिन इस जूनियर के पास एक खास तरीका है। गु युआन चुपचाप उसे देखता रहा। हॉल में मौजूद अन्य लोगों की निगाहें भी उसी पर टिकी हुई थीं। 10,000 कुलों की रक्त रेखाओं को मिलाओ, सभी जीवित प्राणियों के स्रोत को संघनित करो। हुनफैंग ने शब्द दर शब्द कहा। मध्य मैदानों के सभी शीर्ष कुलों की शीर्ष रक्त रेखाओं को एकीकृत करो, विभिन्न कुलों के रक्त स्रोत और स्वर्ग और पृथ्वी के जीवित प्राणियों के सार को निकालो, अरबों जीवित प्राणियों की शक्ति को एकत्रित करो और जबरदस्ती एक बिल्कुल नए स्तर के सम्राट क्यूई का संघनन करो। यह कोई कल्पना नहीं है। हुन कबीले के पास पहले से ही एक ईश्वरीय रक्तरेखा है। गो कबीले के पास भी एक ईश्वरीय रक्तरेखा है। शून्य प्राचीन ड्रैगन के पास ड्रैगन सम्राट रक्तरेखा है। स्वर्गीय दानव फीनिक्स कबीले के पास प्राचीन स्वर्गीय फीनिक्स रक्तरेखा है। नाग जनजाति के पास 9 रंगों वाले आकाश को निगलने वाले अजगर की रक्तरेखा है और विपत्ति विष शरीर एक और भी दुर्लभ उत्परिवर्तन है जो 1000 वर्षों में एक बार प्रकट होता है। इन शीर्ष वंशों में से प्रत्येक को प्राचीन युग के सम्राट क्षेत्र के शक्तिशाली शासकों के स्रोत का एक अंश विरासत में मिला है। यदि वंशों में निहित इन मूल शक्तियों को एक एक करके निकाला और संयोजित किया जा सके तो संपूर्ण सम्राटची को पुनः उत्पन्न करना असंभव नहीं हो सकता है। इन शब्दों के बाद मुख्य हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया। गुदाओ मेज पर हाथ मारना भूल गया। हुनकिंगर के हाथ में मौजूद बर्फ का क्रिस्टल कमल कुछ समय के लिए घूमना बंद कर दिया और यहाँ तक कि शून्य निगलने वाली ज्वाला की उंगली पर मौजूद काली ज्वाला भी एक पल के लिए जम गई। गु युआन को आखिरकार बात समझ आ गई। उसने धीरे धीरे अपनी भूरी आंखें ऊपर उठाईं, जिन्होंने हजारों वर्षों की हवा और बादलों को देखा था, और अपनी निगाह हुनफैंग से हटाकर मुख्य हॉल के पीछे के कसकर बंद दरवाजे पर डाली। मेडुसा 9 रंगों वाले आकाश को निगलने वाली अजगर थी। याओ याओ हुन वंश के रक्त गुण युद्धची की सबसे शुद्ध उत्तराधिकारी थी। गुशुन एरगु वंश की ईश्वर श्रेणी की रक्तरेखा और स्वर्ण सम्राट आकाश प्रज्वलित ज्वाला की स्वामी थी। और जियाओई जियान 10,000 वर्षों में एकमात्र शक्तिशाली व्यक्ति था जिसने आपदा विष शरीर को पूरी तरह से नियंत्रित किया था। इन महिलाओं में से प्रत्येक की अपनी अनूठी वंश परंपरा थी जो उन्हें महाद्वीप में शीर्ष स्थान पर रखने के लिए पर्याप्त थी। ये बच्चा शुरू से ही सिर्फ सुंदरता की लालसा नहीं कर रहा था, वह एक ऐसा खेल खेल रहा था जो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो तुम शुन एर से शादी करना चाहते हो? गु युआन की आवाज धीमी और शांत थी, मानो वह खुद से बात कर रहा हो। तुम सिर्फ उसे ही नहीं चाहते बल्कि उसकी वंश परंपरा भी चाहते हो। मैं उससे शादी करना चाहता हूं क्योंकि उस समय गु कबीले पर हुन कबीले का एक दायित्व था जिसका उन्हें स्पष्टीकरण देना था। हुनफैंग ने गु युआन की निगाहों में देखा। उसका वंश गु वंश का है और यह भविष्य के सम्राट क्षेत्र के स्रोत का भी एक हिस्सा है। अगर वह मुझसे शादी करती है तो अब से गु वंश और हुन वंश रिश्तेदार बन जाएंगे और दोनों परिवार एक साथ आगे बढ़ेंगे और पीछे हटेंगे। यदि सम्राट क्षेत्र के स्रोत को वास्तव में पुनः संघनित किया जा सकता है तो ससुराल वालों के रूप में गु वंश स्वाभाविक रूप से आकाश और पृथ्वी के इस महान परिवर्तन में पीछे नहीं रहेगा। ये हुन वंश के लिए लाभकारी मामला है और यह एक ऐसा व्यवसाय भी है जिससे गु वंश को निश्चित रूप से लाभ होगा और उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। गु युआन काफी देर तक चुप रहा। हॉल के बाहर धूसर आकाश में हुनत्यांडी द्वारा चीरकर बनाई गई दरार धीरे धीरे बंद हो गई थी और बाहरी दुनिया से आने वाली सूर्य की अंतिम किरण भी पूरी तरह से गायब हो गई थी। उसने उस दिशा में देखा जहां दरार बंद हो रही थी और अचानक उसे याद आया कि 1000 साल पहले जब जियाओ जुवान आखिरी बार उसके सामने खड़ा था तब वह कैसा दिखता था। उस समय जियाओ जुवान भी बहुत आत्मविश्वासी, आश्वस्त और भव्य योजनाओं से भरी हुई थी। लेकिन अंततः जियाओ जुवान वह कदम उठाने में असफल रही। क्या उसके सामने खड़ा ये युवक भी उसी रास्ते पर चलेगा या फिर वह जियाओ जुवान से भी आगे जाएगा? गु युआन ने अपनी नजरें हटा ली लेकिन तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने सामने रखे साफ शराब के प्याले को उठाया जो काफी समय से ठंडा हो चुका था। उसे पहली बार अपने होठों तक लाया और धीरे से एक घूंट पिया। शराब ठंडी और थोड़ी कड़वी थी जो गले से नीचे उतरते ही हल्का सा तीखापन छोड़ गई। उसने शराब का गिलास नीचे रख दिया और गिलास का निचला हिस्सा मेज से टकराने पर एक हल्की सी कुरकुरी आवाज हुई। जो तुम करना चाहते हो वही काम जियाओ जुवान ने भी उस समय किया था। वह असफल रहा। गु युआन की आवाज बहुत धीमी थी, मानो वह हुनफैंग से बात कर रहा हो और मानो खुद से भी कह रहा हो, अगर तुम भी असफल हो गए तो क्या होगा? तो मैं जियाओ जुवान नहीं हूँ। हुनफैंग ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। शाओ जुवान के पास केवल शाओ वंश था, लेकिन मेरे पास हुन वंश, गो वंश, शून्य प्राचीन ड्रैगन का ड्रैगन सम्राट, नाग जनजाति की रानी और आपदा विष शरीर का नियंत्रक है। वह अकेले पूरे महाद्वीप का भार नहीं उठा सकता, लेकिन मेरे पीछे उसे कहीं अधिक लोग खड़े हैं। गु युआन ने फिर कुछ नहीं कहा, लेकिन हुनफैंग देख सकता था कि 9 सितारा शिखर वाले गु वंश के इस मुखिया की आंखों के नीचे जमी ठोस बर्फ में आखिरकार एक छोटी सी दरार दिखाई देने लगी थी। अब उसे गु युआन के इशारे की जरूरत नहीं थी, उसे बस उस एक छोटी सी दरार की जरूरत थी, बाकी सब समय खुद कर लेगा। हॉल के अंदर चल रही बातचीत के दौरान हुनकियान चुपके से बगल के दरवाजे से निकल गई और तेजी से बगल के हॉल के गलियारे से होते हुए पूर्वी आंगन की ओर चल पड़ी। युवा स्वामी के निर्देश स्पष्ट थे। मेडुसा महिला, याओ याओ महिला, गुशुन, एर और शियाओई शियान को मुख्य हॉल में आमंत्रित करना था। जब हुनकियान पूर्वी आंगन में पहुंची तो चारों महिलाएं 2 अलग अलग स्थानों पर बैठी थीं।
मेडुसा खिड़की के पास झुकी हुई थी और अपने उस 9 रंगों वाले आकाश निगलने वाले अजगर के शल्क को घुमा रही थी जो हमेशा उसके पास रहता था। याओ याओ दिन भर की इन्वेंट्री सूची देख रही थी और बुदबुदा रही थी कि नाग जनजाति को औषधीय गोलियों का एक नया जत्था भेजना होगा। पास के आंगन में गुशुन एक पत्थर के स्टूल पर बैठी थी, उसकी उंगलियों पर स्वर्णिम सम्राट आकाश प्रज्वलित ज्वाला शांतिपूर्वक प्रवाहित हो रही थी। शियाओ ये शियान फूलों की क्यारी के पास बैठा था, एक नुकीली लकड़ी की छड़ी से नए अंकुरित विषैले पौधे के लिए मिट्टी को ढीला कर रहा था। उन्हें कई दिनों से आत्मालोक में बंदी बनाकर रखा गया था। हालांकि उनके साथ स्वतंत्र रूप से घूमने फिरने पर रोक के अलावा कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया था, लेकिन इस विशेष व्यवहार ने उन्हें और भी सतर्क बना दिया था। आप चारों, युवा स्वामी जी आप सभी को मुख्य हॉल में आमंत्रित करते हैं, हुनकियान ने आंगन के द्वार के बाहर खड़े होकर झुकते हुए कहा। याओ याओ ने सबसे पहले ऊपर देखा, उसकी गुलाबी आंखों में एक तीखी चमक दिखाई दी। उसने सामान की सूची नीचे रख दी और मेडुसा से नजरें मिलाईं। मुख्य हॉल में इस समय गु युआन उपस्थित थे और युवा स्वामी द्वारा उन चारों को इस समय बुलाना निश्चित रूप से कोई महत्वपूर्ण घोषणा होनी चाहिए। गु शुन एर और शियाओ यी शियान अगले आंगन से बाहर निकली, उनके चेहरे सतर्कता से भरे हुए थे। शुन एर की स्वर्णिम सम्राट आकाश प्रज्वलित ज्वाला अभी पूरी तरह से शांत नहीं हुई थी, उनकी कलाई पर हल्की सुनहरी रोशनी टिमटिमा रही थी। शियाओ यी शियान ने अपनी उंगलियों के बीच 2 नई बनी विष की गोलियां पकड़ी हुई थीं। उनके सफेद बाल हवा में धीरे धीरे लहरा रहे थे। उनका चेहरा हमेशा की तरह शांत था, लेकिन उस शांति के नीचे एक गहरी चिंता छिपी हुई थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि उनके प्रति हुनफैंग का रवैया जियान और किंगलिन के प्रति उसके रवैये से बिल्कुल अलग था। जियान और किंगलिन एक स्पष्ट कीमत पर फिरौती के पात्र थे, जबकि वे शुरू से ही हुनफैंग के हाथ में एक और मोहरा थी। आज गु युआन के स्वयं यहाँ उपस्थित होने और हुनफैंग द्वारा अचानक उन्हें बुलाए जाने से यह मोहरा शायद अब खेला जाने वाला था। जब चारों बगल के गलियारे से गुजरे तो याओ याओ जानबूझकर मेडुसा से आधा कदम पीछे हट गई और धीमी आवाज में बोली, मेरे पति मेरे ससुर के सामने शादी को अंतिम रूप देने की योजना बना रहे हैं। मेडुसा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी चाल थोड़ी तेज कर दी। जब हुनकियान ने मुख्य हॉल का बगल वाला दरवाजा खोला और चारों महिलाएं एक एक करके अंदर आईं, तो हॉल में मौजूद सभी की निगाहें उन पर टिक गईं। गु शुन एर ने पहली नजर में ही मुख्य आसन पर परिचित भूरे वस्त्रधारी व्यक्ति को देखा। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं, लेकिन उसने अपने होंठ दबाकर अपनी सारी भावनाओं को जबरदस्ती काबू में कर लिया। वह गु युआन के पास गई और रुककर धीरे से पिताजी कहकर पुकारा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, फिर भी उसने गु वंश के देव श्रेणी के वंश के अनुरूप शालीनता बनाए रखी। गु युआन ने अपनी बेटी के थोड़े पतले चेहरे और पलकों के नीचे हल्के काले घेरों को देखा। उसका कंठ एक बार हिला, लेकिन उसने बिना कुछ और कहे बस हल्का सा सिर हिलाया। जियाओ यी शियान शुन एर के बगल में खड़ी थी। हॉल की मंद मोमबत्ती की रोशनी में उसके सफेद बाल बेहद आकर्षक लग रहे थे। उसने शुन एर की तरह गु युआन की ओर नहीं देखा, बल्कि अपनी निगाहें हुनफैंग पर टिका दी। उसकी आंखें, जो आमतौर पर पानी की तरह शांत रहती थीं, अब स्पष्ट सतर्कता से भरी हुई थीं। उसकी उंगलियां अभी भी उसकी आस्तीनों के अंदर उन 2 विष की गोलियों को पकड़े हुए थीं। हालांकि वह जानती थी कि इस हॉल में दो 9 सितारा डोशिंग के सामने उसकी विष की गोलियों का इस्तेमाल करने का मौका भी नहीं मिलेगा। मेडुसा और याओ याओ एक साथ हुनफैंग के पास गईं। याओ याओ ने अपना चंचल चेहरा बनाए रखा, लेकिन उसकी गुलाबी आंखें हुनफैंग और गु युआन के बीच तेजी से घूम रही थीं, मानो उसने लगभग सारी स्थिति का अंदाजा लगा लिया हो। दूसरी ओर मेडुसा ने गु युआन पर एक हल्की सी नजर डाली, फिर लाल आंखों से गु युआन के सामने खड़ी गुशुन एर को देखा। उसकी बैंगनी आंखों में कोई भाव नहीं था। वह चुपचाप हुनफैंग के दाहिनी ओर खड़ी रही और 9 रंगों के शिल्कों से ढकी अपनी कलाई को हल्के से उसकी बांह पर टिका दिया। हुनफैंग ने याओ याओ और मेडुसा की ओर थोड़ा सिर हिलाया, फिर गु जुनर और जियोई जियान की ओर मुड़े। उनकी निगाहें चारों के चेहरों पर घूमी और फिर वे गु युआन की ओर मुड़े। उनकी आवाज स्पष्ट और दृढ़ थी, कुल प्रमुख गु युआन। आज यहाँ उपस्थित सभी लोग, मेडुसा 9 रंगों वाली आकाश निगलने वाली अजगर है, नाग जनजाति की रानी और 4 सितारा डोशेंग है। याओ याओ बचपन से मेरे साथ है और हुनकुल के रक्त गुण युद्धची की सबसे शुद्ध उत्तराधिकारी है, जो प्रारंभिक अवस्था में 6 सितारा डोशेंग है। सुशी शुन एर गुकुल की ईश्वर स्तरीय रक्तरेखा की स्वामी है और स्वर्ण सम्राट आकाश प्रज्वलित ज्वाला की निपुण है। शियाओ यी शियान आपदा विश्व शरीर का नियंत्रक है, 10,000 वर्षों में इस शरीर पर पूर्ण महारत हासिल करने वाला एकमात्र व्यक्ति। इनमें से प्रत्येक के पास एक अद्वितीय रक्तरेखा है जो महाद्वीप के शीर्ष पर स्थान पाने में सक्षम है। गु युआन को पहले ही अंदाजा हो गया था कि वह आगे क्या कहने वाला है। इन वंशों में से प्रत्येक को प्राचीन युग के सम्राट क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों से मूल का एक अंश विरासत में मिला है। इन वंशों में मूल शक्ति को एक एक करके परिष्कृत और एकीकृत करके पूर्ण सम्राटची का पुनःसृजन करना असंभव नहीं है। मैं शुन एर से विवाह करना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं उसकी सुंदरता से मोहित हूँ, बल्कि इसलिए कि उसका वंश पूरी योजना का एक अनिवार्य हिस्सा है। यदि गु वंश हुन वंश के साथ वैवाहिक गठबंधन बनाने को तैयार है और दोनों परिवार एक साथ आगे पीछे होते हैं, तो जब सम्राट क्षेत्र का मूल पुनःसृजन होगा तो गु वंश स्वाभाविक रूप से इस महान परिवर्तन में पीछे नहीं रहेगा। ये हुन वंश के लिए भी लाभकारी है और गु वंश के लिए भी, और यह एक निश्चित जीत है। ये शब्द सुनकर गु शुन एर की प्राचीन कुएं की तरह निर्मल आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। उसने पहले सोचा था कि हुनफैंग उससे केवल भाई शियाओ यान को अपमानित करने के लिए, गुवंश द्वारा सगाई तोड़ने के पुराने प्रतिशोध के लिए, या शायद केवल उसकी सुंदरता के कारण ही विवाह करना चाहता है। लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसके मन में इससे कहीं अधिक कुछ था। वह सम्राट क्षेत्र प्राप्त करना चाहता था, वह शिखर जहां तक पूरे फाइटिंग क्यूई महाद्वीप में 10,000 वर्षों में कोई नहीं पहुंच पाया था। और उसके लिए उससे विवाह करना, उसके शब्दों में, एक बड़े शतरंज के खेल का मात्र एक कदम था। शियाओ यी शियान की प्रतिक्रिया अधिक सीधी थी। जब से हुनफैंग ने सभी जीवित प्राणियों के मूल को संघनित करना कहा था, तब से वह उसकी आंखों में देख रही थी, और अंत में जब उसने ये शब्द सुने तो वह खुद को रोक नहीं पाई और धीमी आवाज में बोली। उसका स्वर शांत था, लेकिन हर शब्द दिल को छू गया। तो तुमने हमें यहाँ सिर्फ शियाओ यान को मजबूर करने के लिए नहीं, और न ही सिर्फ अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए, तुम हमारे वंश का उपयोग डोडी के पद पर आसीन होने के लिए सीढ़ी के रूप में करना चाहते हो। श्रीमती शियाओ यी शियान आदि सही हैं। हुनफैंग ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया, मुझे आपके वंश की आवश्यकता है, लेकिन मैंने आपको कभी भी सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल नहीं किया है। यदि आप रुकने को तैयार हैं, तो भविष्य में जब सम्राट क्षेत्र का विस्तार होगा, तब आप भी महाद्वीप के शिखर पर होंगी। यह कोई सौदा नहीं है, ये दोनों पक्षों के लिए लाभकारी है। ये शब्द सुनकर याओ याओ की गुलाबी आंखों की चंचलता गायब हो चुकी थी। वह हुनफैंग को 20 वर्षों से जानती थी, 5 वर्ष की आयु से ही उसका अनुसरण कर रही थी। आत्मालोक के सबसे निचले स्तर से लेकर 6 सितारा डोशिंग के रूप में अपने वर्तमान मुकाम तक पहुंचने के लिए उसने बहुत संघर्ष किया था। उसे लगता था कि वह उसके सारे विचारों को भलीभांति समझ चुकी है।
लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उसके सामने बैठे इस व्यक्ति के हृदय में जो भाव थे वे उसकी कल्पना से कहीं अधिक महान थे, इतने महान कि उसकी पत्नी होने के नाते उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसे गर्व महसूस करना चाहिए या भयभीत होना चाहिए। मेडुसा चुपचाप हुनफैंग के बगल में खड़ी थी, उसकी बैंगनी आंखों की गहराई में कुछ अनकहा उमड़ रहा था। उसने कई महीनों तक उसके साथ बिस्तर साझा किया था, ये सोचकर कि वह इस आदमी को पूरी तरह समझ चुकी है। लेकिन अब ये शब्द सुनकर उसे अचानक एहसास हुआ कि जिस व्यक्ति से उसने शादी की थी उसके दिल में महाद्वीप को एकजुट करने से कहीं अधिक कुछ था। वह कभी भी सिर्फ एक क्षेत्रीय आधिपत्य नहीं बनना चाहता था, वह सर्वोच्च सम्राट सिंहासन चाहता था। उसे 9 शांत पीले झरनों की तलहटी में उसकी ओर पहली बार देखते हुए उसकी मुस्कान याद आई, शादी की रात उसके कान में फुसफुसाए गए शब्द और शुन एर और शियाओ यीशियान को देखते समय उसकी आंखों में दिखने वाली वह नजर जिसे उसने उस समय वासना समझ लिया था। अब वह समझ गई, वह नजर वासना नहीं बल्कि महत्वाकांक्षा थी, एक शिकारी की निश्चितता जो अपने शिकार को कदम दर कदम जाल में फंसते हुए देख रहा हो। उसने उसे यह बात उससे छिपाने के लिए दोषी नहीं ठहराया, लेकिन उसके दिल में उठी हल्की बेचैनी आखिरकार हकीकत में बदल गई थी। गु युआन ने हुनफैंग को देखा, फिर अपनी बेटी पर नजर डाली। गु शुन एर की आंखें अभी भी लाल थीं, लेकिन उसने हमेशा की तरह इस शादी को सीधे तौर पर अस्वीकार नहीं किया। वह चुपचाप हुनफैंग को देखती रही और उसकी उन निर्मल आंखों में कुछ धीरे धीरे बदल रहा था, स्वीकृति नहीं बल्कि घृणा से एक जटिल भावना में बदलाव जिसे वह खुद भी स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं कर पा रही थी। अगर हुनफैंग का मकसद सिर्फ भाई शियाओयान को अपमानित करना होता तो वह उसे जीवन भर घृणा से भर सकती थी। अगर हुनफैंग का मकसद सिर्फ उसकी सुंदरता पर मोहित होना होता तो वह बिना किसी झिझक के उसे निर्लज कह सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं था, उसने उसे अपने सम्राट क्षेत्र के महान उद्देश्य के लिए बंदी बनाया था। वह उससे शादी करना चाहता था क्योंकि उसका वंश अद्वितीय था। यह महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी थी कि उसके पास इसका खंडन करने की कोई गुंजाइश नहीं थी, और इतनी बड़ी थी कि इसने उसे अपने सामने खड़े व्यक्ति का फिर से मूल्यांकन करने के लिए मजबूर कर दिया। हुनत्यांडी हाथ में शराब का प्याला लिए कुर्सी पर पीछे की ओर झुके बैठे थे। उनके होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान गायब हो गई थी और उसकी जगह एक मंद गहरा अर्थ उभर आया था जिसे उन्होंने खुद भी महसूस नहीं किया था। उन्होंने शून्य निगलने वाली ज्वाला की ओर देखा। शून्य निगलने वाली ज्वाला कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी उंगलियों पर जलती काली ज्वालाएं बेहद धीमी गति से टिमटिमा रही थी। यह उसकी एकमात्र प्रतिक्रिया थी जब वह गंभीरता से सोच रहा होता था। गु युआन आखिरकार खड़ा हो गया। वह शुन एर के पास गया, इतने सालों से जिद्दी रही अपनी बेटी को नीचे देखा, कुछ देर चुप रहा और फिर धीरे से उसके माथे पर बिखरे बालों की एक लट को सहलाया। शुन एर, गु युआन की आवाज बहुत धीमी थी, इतनी धीमी कि केवल वही सुन सकती थी। इस शादी के लिए पिताजी तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे, लेकिन इस व्यक्ति को एक बार फिर देख लो, शायद वह उतना बुरा न हो जितना तुम सोचती हो। गु शुन एर ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और अपने पिता की भूरी आंखों में देखा जिनमें 1000 वर्षों की उथल पुथल झलकती थी। उसने न तो सिर हिलाया और न ही अस्वीकार किया, बल्कि बस अपने होंठ कसकर बंद कर लिए और हॉल के बाहर धुंधले धूसर शून्य की ओर अपनी निगाहें टिका दी और काफी देर तक चुप रही। अध्याय 48 सम्राट का मार्ग, विमान अवरोध। गु युआन की आवाज मंद पड़ने के बाद मुख्य हॉल काफी देर तक शांत रहा। गु शुन एर अपने पिता के सामने खड़ी थी, उसकी निर्मल आंखों में अनेक भावनाएं उमड़ रही थी। उसने पहले सोचा था कि हुनफैंग उससे केवल भाई शियाओयान को अपमानित करने के लिए, गुवंश द्वारा सगाई तोड़ने की पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए, या शायद केवल उसकी सुंदरता के लालच में शादी करना चाहता है। लेकिन अभी अभी उसके शब्द, उसका हर एक अक्षर उसके दिल में कीलों की तरह चुभ गए थे। वह न तो सुंदरता के प्रति क्षणिक मोह चाहता था, न ही गु कबीले से बदला लेने की संतुष्टि। वह सम्राट क्षेत्र चाहता था, वह सर्वोच्च शिखर जिस तक इस महाद्वीप पर 10,000 वर्षों में कोई भी नहीं पहुंच पाया था। और उसकी योजना में वह महज एक अपरिहार्य हिस्सा थी। इस सन्नाटे में जियाओ यीशियान अचानक बोल पड़ी। वह शुन एर के बगल में खड़ी थी। हॉल की मंद मोमबत्ती की रोशनी में उसके सफेद बाल ठंडी चमक बिखेर रहे थे। उसका चेहरा, जो आमतौर पर पानी की तरह शांत रहता था, अब भय का कोई निशान नहीं था, बल्कि एक तीखी ठंडी निगाह थी, जैसे कोई शिकार का निरीक्षण कर रहा हो। हुनफैंग, तुमने अभी कहा कि सम्राट की मूल ऊर्जा को पुनः संघनित किया जा सकता है, लेकिन जहां तक मुझे पता है इस महाद्वीप पर 10,000 वर्षों में किसी ने भी इसमें सफलता प्राप्त नहीं की है। वरिष्ठ शियाओ जुबान ने सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए शियाओ वंश की पूरी शक्ति जुटाई, लेकिन अंततः वह सफल हो गए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम सफल हो पाओगे? ये सवाल हॉल की जमी हुई हवा को एक पतली तलवार की तरह चीरता हुआ निकल गया। गु शुन एर ने भी अपनी निगाहें उठाकर हुनफैंग की ओर देखी और यह जानने के लिए इंतजार करने लगी कि वह आगे क्या कहेगा। उसे यह जानना जरूरी था कि वह वास्तव में किस पर भरोसा कर रहा था, उसे समझाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उसके दिल में दबी हुई उलझन की परत को संभालना अब असंभव होता जा रहा था। सीनियर शियाओ जुबान इसलिए असफल नहीं हुए क्योंकि वे पर्याप्त मजबूत नहीं थे। हुनफैंग हॉल के बीचों बीच हाथों को पीठ पीछे बांधे खड़े थे। उनकी गहरे लाल रंग की सूती पोशाक मंद मोमबत्ती की रोशनी में एक गर्म चमक बिखेर रही थी। उनकी आवाज स्पष्ट और दृढ़ थी। इसके विपरीत शाओ जुबान इस महाद्वीप पर 10,000 वर्षों में सम्राट क्षेत्र के सबसे करीब रहने वाले लोगों में से एक थे। उन्होंने सम्राट क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए पूरे शाओ वंश की रक्त शक्ति एकत्रित की और उनका दृढ़ संकल्प और साहस निर्विवाद था। लेकिन उन्होंने एक घातक गलती की। उन्होंने सोचा कि वे पूरे महाद्वीप की सम्राट ऊर्जा के शून्य को अकेले सहन कर सकते हैं, और परिणामस्वरूप सम्राट क्षेत्र पर आक्रमण करते समय उनकी दौड़ दी रिक्तरेखा उस शून्य से बुरी तरह प्रभावित हुई, जिससे उनकी रिक्तरेखा कमजोर हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। वह मुड़ा, उसकी निगाहें एक एक करके सबके चेहरों पर घूमी और अंत में गु शुन एर पर आकर रुकी। सम्राट के मार्ग का अंत ऐसा नहीं है जिसे कोई अकेला पार कर सके। उस द्वार को खोलने के लिए प्रबल प्रतिभा या शुद्ध वंशी काफी नहीं है। प्राचीन काल के 2 सम्राट इसलिए बन पाए क्योंकि उनके समय में सभी कुलों के वंश एक साथ मौजूद थे, और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सम्राट की मूल ऊर्जा, युद्ध ऊर्जा, महाद्वीप के सभी जीवों के पोषण का परिणाम थी। प्राचीन काल के बाद वंशों को अवरुद्ध कर दिया गया और उनके साथ ही मूल ऊर्जा भी समाप्त हो गई। अपनी शक्ति से इस अवरोध को तोड़ने का प्रयास व्यर्थ है। शियाओ जुबान की मृत्यु यही सिद्ध करती है। जियाओ यीशियान की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। गु शुन एर ने भी अपनी निगाहें नहीं हटाईं। तो आपकी विधि क्या है? शुन एर की आवाज ठंडी बनी रही, लेकिन उस ठंडक के नीचे एक ऐसा लक्ष्य छिपा था जिसे वह खुद स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। पर्याप्त मात्रा में ईश्वरीय श्रेणी के रक्तों को एकत्रित करो और रक्त और युद्ध ऊर्जा के गहनतम सम्मिलन अर्थात यांग मिलन के माध्यम से इन बिखरे हुए रक्त स्रोतों को अपने शरीर के भीतर एक भट्टी में पिघला दो। जब एकत्रित शक्ति पर्याप्त रूप से विशाल हो जाएगी तो मैं एक ही झटके में स्वर्ग और पृथ्वी के बंधनों को तोड़कर सम्राट की आत्मा को संघनित कर सम्राट लोक को प्राप्त कर लूंगा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, पूरे मुख्य हॉल का तापमान कई डिग्री कम हो गया।
भूषुन एर एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और फिर उसके सुंदर कमल जैसे चेहरे पर एक हल्की सी लाली छा गई। ये शर्म के कारण नहीं, बल्कि क्रोध और शर्म से भरी एक सहज प्रतिक्रिया थी। वह लगभग 20 वर्षों तक प्राचीन दुनिया में रही और पली बड़ी। बुजुर्गों की परिषद के बुजुर्ग उससे बात करते समय हर शब्द को तौलते थे और किसी ने भी उसके सामने इतने न्यायसंगत ढंग से ये न्यान मिलन के 4 शब्द कहने का साहस नहीं किया था। शाओ यीशियान ने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया। उसके सफेद बाल उसके आधे चेहरे को ढके हुए थे, जिससे उसके चेहरे के भाव स्पष्ट नहीं हो पा रहे थे, लेकिन उसके कानों के पास हल्की सी लाली दिखाई दी। वह इन मामलों से अपरिचित नहीं थी, लेकिन ये पहली बार था जब उसने किसी को उसके सामने इतनी खुलकर इन विषयों पर बात करते सुना था। मेडुसा हुनफैंग के बगल में झुक गई और यह सुनकर उसने बस अपनी भौहें ऊपर उठाईं। इतने लंबे समय से उसकी पत्नी होने के नाते वह जानती थी कि वह आगे क्या कहने वाला है। चाहे वह कुछ भी कहे, वह अपने लगातार बढ़ते हरम की योजना से कभी नहीं बच सकता था। याओ याओ ने अपनी नाक से हल्की ठंडी सी फुफकार निकाली। उसकी गुलाबी आंखों में मुझे पता था का भाव था। उसने आज सुबह ही बहन काइलिन से इस बारे में बात की थी और वाकई ये वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। गुयुआन मुख्य आसन पर सीधे बैठ गए और उनके चेहरे पर, जो 1000 वर्षों से एक प्राचीन कुएं की तरह स्थिर था, अंततः एक सूक्ष्म हलचल दिखाई दी। उन्होंने 1000 वर्षों से अधिक का जीवन जिया था और सम्राट क्षेत्र पर आक्रमण करने के अनगिनत सिद्धांत सुने थे, लेकिन किसी ने भी सम्राट के मार्ग को ये न्यान मिलन से इतनी स्पष्ट रूप से नहीं जोड़ा था। उन्होंने हुनफैंग की ओर देखा, फिर अपनी बेटी की ओर एक नजर डाली और काफी देर की चुप्पी के बाद उन्होंने गहरी आवाज में कहा, भतीजे, क्या तुम्हारे पास अपनी बात का कोई सबूत है? हाँ, हुनफैंग ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया। मुझे गलती से हुन वंश के धर्मग्रंथ मंडप की गहराई में एक प्राचीन डोरदी द्वारा छोड़े गए एक पांडुलिपि का अवशेष मिला। उस पांडुलिपि में प्राचीन युग के अंतिम डोरदी तुषे प्राचीन सम्राट द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी के स्रोत पर किए गए शोध का वर्णन है। लुप्त होने से पहले तुषे प्राचीन सम्राट ने एक भविष्यवाणी छोड़ी थी, जिसका सार यह है, जब युद्धची महाद्वीप का सम्राट ची स्रोत पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, तो यदि बाद की पीढ़ियों में कोई भी सम्राट क्षेत्र में आरोहण करना चाहता है, तो उसे सभी कुलों के रक्तवंशों को एकत्रित करके स्रोत को पुनः संघनित करना होगा और सबसे सीधा तरीका रक्तवंश सम्मेलन के माध्यम से बिखरी हुई स्रोत शक्ति को एक व्यक्ति में पुनः एकत्रित करना है। उन्होंने चारों ओर देखा। उनकी आवाज में जल्दबाजी नहीं थी, लेकिन हर शब्द दृढ़ था। उस पांडुलिपि में एक ऐसी बात का भी जिक्र था जो शायद प्राचीन 8 कुलों को भी न पता हो। युद्ध ऊर्जा महाद्वीप एकमात्र लोक नहीं है। इस महाद्वीप के ऊपर एक विशाल लोक है जिसे महान हजार लोक कहा जाता है। प्राचीन काल के 2 उद्देश्य सम्राट बनने के बाद इसलिए गायब हो गए क्योंकि वे गिर गए थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने लोक अवरोध को तोड़कर महान हजार लोक में प्रवेश कर लिया था। महान हजार लोक में सम्राट ऊर्जा स्रोत से भी उच्च स्तर की शक्ति है, स्रोत ऊर्जा। यही वह आधार है जिस पर सम्राट लोक के शक्तिशाली लोग टिके हुए हैं, और यही वह वास्तविक कारण है कि 10,000 वर्षों में युद्ध ऊर्जा महाद्वीप पर कोई भी सम्राट नहीं बन पाया है। स्रोत ऊर्जा समाप्त हो चुकी है। इन शब्दों के सुनते ही पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। 1000 लोगों का महान काल, समतल अवरोध, ऊर्जा का स्रोत, ये कुछ शब्द किसी गहरे तालाब में फेंके गए कंकड़ों की तरह थे, जिन्होंने वहां मौजूद सभी लोगों के दिलों में हलचल मचा दी। गुदाओ ने मुंह खोला लेकिन एक शब्द भी नहीं बोल सका। गुयुआन मुख्य आसन पर बैठा था। उसकी उंगलियां आर्मरेस्ट पर थोड़ी कस गई थीं और पहली बार उसके चेहरे पर, जो 10,000 वर्षों से शांत था, वास्तविक आश्चर्य का एक अंश दिखाई दिया। वह 1000 वर्षों से अधिक समय से जी रहा था, प्राचीन 8 कुलों के सबसे समृद्ध युग से लेकर आज तक का सफर तय कर चुका था, और उसने किसी भी ग्रंथ में ऐसा विवरण कभी नहीं देखा था। 1000 लोगों का महान काल, इन 4 शब्दों का उस पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा जितना कि अभी अभी हुनफैंग के सम्राट बनने की इच्छा व्यक्त करने पर भी नहीं पड़ा था। हुनतियांडी का शराब का प्याला पकड़े हाथ हवा में लटका हुआ था और पहली बार उनकी आंखों में हल्का सा आश्चर्य झलक रहा था। उन्होंने हजारों वर्षों तक हुन वंश पर शासन किया था और उन्होंने धर्मग्रंथ मंडप में मौजूद सभी ग्रंथों को सरसरी तौर पर पढ़ा था। भले ही उन्हें पूरी तरह से याद न किया हो, लेकिन उन्होंने किसी भी प्राचीन ग्रंथ में महान 1000 लोग के बारे में कोई उल्लेख नहीं देखा था। उन्होंने शून्य निगलने वाली ज्वाला की ओर देखा। शून्य निगलने वाली ज्वाला कुछ नहीं बोली, लेकिन उनकी उंगलियों पर जलती काली ज्वाला बहुत धीमी गति से टिमटिमा रही थी। यह उनकी एक ऐसी प्रतिक्रिया थी जो वे केवल गंभीर चिंतन करते समय ही दिखाते थे। वे विचित्र अग्नि रैंकिंग सूची में दूसरे स्थान पर थे, प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक जीवित रहे थे, और सम्राट क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों की उनकी यादें लंबे समय से धुंधली हो चुकी थी। लेकिन महान 1000 लोग शब्द ने उनकी स्मृति की गहराई में एक हल्की सी हलचल पैदा कर दी, जो न जाने कितने वर्षों से शांत थी। वह पांडुलिपि अब कहाँ है? गुयुआन ने गहरी आवाज में पूछा। पांडुलिपि नष्ट हो चुकी है और उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। हुनफैंग का स्वर इतना शांत था मानो वह कोई तथ्य बता रहा हो, लेकिन मैं आप सभी को इसका सार शब्द दर शब्द सुना सकता हूँ। पांडुलिपि के अंतिम पृष्ठ पर प्राचीन सम्राट तुषे ने एक वाक्य छोड़ा था, सम्राट पद का अंतिम मंजिल नहीं है, इस लोक के ऊपर एक और आकाश है। 10,000 कुलों की रक्तरेखाएं एक में विलीन हो जाती हैं, स्रोत क्यूई सम्राट लोक का द्वार फिर से खोल देता है। उन्होंने ये 4 वाक्य एक एक शब्द करके पढ़े और फिर उनकी दृष्टि धीरे धीरे सभी के चेहरों पर घूम गई। इन 4 वाक्यों का अर्थ स्पष्ट है। सम्राट पद का अंतिम मंजिल नहीं है, इस धरातल के ऊपर एक विशाल संसार है। जब 10,000 कुलों की रक्तरेखाएं एक व्यक्ति में एकत्रित हो जाती हैं, तो स्रोत की सम्राट लोक का द्वार फिर से खोल सकता है। ये न्यान मिलन मेरी व्यक्तिगत पसंद नहीं है। ये रक्तरेखा स्रोत को संघनित करने का सबसे प्रभावी तरीका है। ईश्वर श्रेणी की रक्तरेखाओं को ईश्वर श्रेणी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनमें से प्रत्येक में प्राचीन काल से सम्राट लोक के शक्तिशाली लोगों द्वारा छोड़े गए स्रोत का एक अंश होता है। साइलन की 9 रंगों वाली आकाश निगलने वाली अजगर रक्तरेखा, याओ याओ की हुनकुल की रक्त विशेषता युद्धची, मिस शुन एर की स्वर्ण सम्राट आकाश जलती ज्वाला और गोकुल की ईश्वर श्रेणी की रक्तरेखा, मिस शियाओ यीशियान की आपदा विष शरीर, प्रत्येक रक्तरेखा अपूरणीय है। और हर वंश में ऐसी क्षमता और शक्ति का स्रोत निहित होता है जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। वह भूषुन एर की ओर मुड़ा, उसकी आवाज़ थोड़ी नर्म हो गई। सुशिशुन एर ने अभी मुझसे पूछा कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं सफल हो सकता हूँ। शियाओ जुबान ने 10,000 कुलों की रक्तरेखाएं एकत्रित नहीं की। उसके पास शियाओ कुल का गौरवशाली आधार था और वह अन्य कुलों पर आशाएं टिकाने के बजाय मरना पसंद करता था। उसका अपना गौरव था और मैं उस गौरव का सम्मान करता हूँ, लेकिन विभिन्न कुलों की रक्तरेखाओं को मिलाने से इनकार करने के कारण ही वह अंततः सम्राट क्षेत्र की दहलीज पर असफल रहा। मैं जिस मार्ग पर चलना चाहता हूँ वह है उच्च कोटि की रक्तरेखाओं वाली पर्याप्त पत्नियां एकत्र करना और पति पत्नी के बीच युद्ध ऊर्जा के सम्मेलन के माध्यम से इन मूल शक्तियों को अपने शरीर में पुनः समाहित करना। जब मेरे शरीर में एकत्रित रक्तरेखा पर्याप्त रूप से विशाल हो जाएगी तो मैं एक ही झटके में स्वर्ग और पृथ्वी के बंधनों को तोड़ सकता हूँ, सम्राट की आत्मा को संघनित कर सकता हूँ और सम्राट क्षेत्र प्राप्त कर सकता हूँ। उसके बोलने के बाद मुख्य हॉल में फिर से सन्नाटा छा गया।
गूशुन एर ने अपनी पलकें झुका ली, उसकी पतली पलकों की हल्की सी छाया पलकों के नीचे पड़ रही थी। उसने तुरंत कोई खंडन नहीं किया, नहीं सिर हिलाया। उसकी उंगलियां बार बार उसकी आस्तीन में रखे गोवंश के सर्वोच्च अर्ध टोकन के किनारे को रगड़ रही थी। यह उसके पास एकमात्र ऐसी चीज थी जिसमें अभी भी प्राचीन जगत की आभा थी। उसे अचानक याद आया कि हुनफेंग ने प्राचीन सम्राट हॉल में उससे क्या कहा था, सुशीशुन एर, आपका वंश हुन वंश के लिए एक अमूल्य संपत्ति है। उस समय उसने सोचा था कि वह राजनीतिक विवाह के लिए सौदेबाजी की बात कर रहा है, लेकिन अब वह समझ गई थी कि वह सम्राट के मार्ग की बात कर रहा था। उसने शुरू से ही उसके वंश पर लालच किया था, लेकिन उस समय वह केवल घृणा से ग्रस्त थी और उसके शब्दों के गहरे अर्थ पर ध्यान नहीं दिया था। तो तुम मुझसे मेरी स्वर्णिम सम्राट आकाश प्रज्वलित ज्वाला और गोवंश की ईश्वरीय रिक्त रेखा के लिए शादी कर रहे हो? शुन एर ने अपनी आंखें ऊपर उठाई, उसकी आवाज ठंडी और शांत थी। तुमने बहन काइलिन से 9 रंगों वाले आकाश निकलने वाले अजगर की रिक्त रेखा के लिए शादी की। तुमने याओ याओ से हुन वंश के रक्त गुण युद्धची के लिए शादी की। तुमने शियाओ यी शियान को आपदाविश शरीर के लिए अपने पास रखा। उसकी निगाहें सीधे हुनफेंग पर टिकी थी। तुम्हारे साथ की हर स्त्री तुम्हारे सम्राट पद की पहेली का एक टुकड़ा है। और अभी तुमने जो मीठे शब्द कहे, क्या वे सब झूठ थे? हुनफेंग ने उसकी आंखों में दिख रही हठधर्मिता को देखा, न तो उससे बचने की कोशिश की और न ही अपना बचाव करने के लिए आगे बढ़ा। वह एक पल के लिए चुप रहा, फिर आगे बढ़ा और शुन एर की थोड़ी लाल आंखों में देखते हुए उसकी आवाज में गंभीरता आ गई। अगर तुम ये कहना चाहती हो कि मैंने तुम सबसे सम्राट के मार्ग के लिए शादी की है, तो मैं इसे इनकार नहीं करूंगा। लेकिन अगर तुम ये कहना चाहती हो कि मैंने जो मीठे शब्द कहे हैं वे सब झूठ हैं, तो मैं तुमसे पूछता हूँ, मैंने काइलिन से शादी करने के बाद से उसके साथ कैसा व्यवहार किया है? मैंने याओ याओ से शादी करने के बाद से उसके साथ कैसा व्यवहार किया है? वे अभी यहाँ खड़ी हैं, तुम उनसे आमने सामने पूछ सकती हो कि क्या मैंने, हुनफेंग ने, कभी उनके साथ जरा सा भी अन्याय किया है? वह एक पल के लिए रुका। उसकी निगाहें गूशुन एर के चेहरे से हटकर शियाओ यी शियान पर गईं, फिर धीरे धीरे मेडुसा और याओ याओ के चेहरों पर घूमी और अंत में शुन एर की आंखों में वापस आकर टिक गईं। मेरे सम्राट के मार्ग को तुम्हारी जरूरत है, ये सच है, लेकिन मैंने, हुनफेंग ने, अपने जीवन में कभी भी अपनी स्त्रियों के साथ अन्याय नहीं किया है। यदि तुम मेरा अनुसरण करने को तैयार हो, तो भविष्य में जब मैं सम्राट लोक में आसीन होऊंगा, लोक अवरोध को पार करूंगा और महान हजार लोगों की मूल ऊर्जा को युद्ध ऊर्जा महाद्वीप में लाऊंगा, उस समय केवल मैं ही सम्राट नहीं बनूंगा। तुम, मेरी सभी पत्नियां और वे सभी जिन्होंने मेरे साथ इस मार्ग पर यात्रा की है, सभी मूल ऊर्जा की सहायता से सम्राट लोक में प्रवेश कर सकेंगे। ये केवल मेरा सम्राट का मार्ग नहीं है, ये हमारा साझा सम्राट का मार्ग है। इन शब्दों को सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे के भाव बदल गए। केवल वही सम्राट नहीं बनेगा, इस वाक्य का प्रभाव पहले के किसी भी वाक्य से कहीं अधिक था। यहाँ तक कि माउंटबेटी होनकिंगर ने भी कोने से अपनी बर्फीली नीली आंखें उठाईं और उसके हाथ में धीरे धीरे घूम रहा बर्फ का कमल एक क्षण में पूरी तरह रुक गया। हजारों वर्षों के झोंकों और बादलों को देख चुकी गुयुआन की भूरी आंखों में अंततः एक स्पष्ट आश्चर्य प्रकट हुआ। यदि स्रोतची को फाइटिंग ची महाद्वीप में प्रवेश कराया जा सके, तो सैकड़ों वर्षों से गतिरोध में फंसे गुवंश के पुराने रक्षक डो शेंग को भी आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। और उसकी बेटी गूशुन एर को न केवल बलिदान नहीं माना जाएगा, बल्कि वह सम्राट के मार्ग की इस लड़ाई में सबसे आगे खड़ी होगी। यह असंभव है। गुदाव आखिरकार अचानक उठ खड़ा हुआ, उसके सफेद बाल खड़े हो गए, उसकी आवाज कर्कश और उत्तेजित थी। एक दोहदी की शक्ति वास्तव में समतल अवरोध को भेद सकती है, लेकिन इसके लिए सम्राट की आत्मा को चरम सीमा तक जलाना पड़ता है। अगर आप सचमुच दोहदी बन भी जाते हैं, तो अवरोध को भेदने के बाद जीवित वापस आना असंभव है। कौन कहता है कि यह असंभव है? हुनफेंग ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन हर शब्द लोहे की तरह दृढ़ था। प्राचीन सम्राट तुशे द्वारा उस पांडुलिपि को पीछे छोड़ने का कारण यह दर्शाता है कि उन्होंने गायब होने से पहले इस मार्ग की व्यवहार्यता की पुष्टि कर ली थी। उन्होंने स्वयं सोर्स क्यूई को फाइटिंग क्यूई महाद्वीप में इसलिए नहीं डाला क्योंकि वे ऐसा नहीं कर सकते थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अकेले ही महान हजार लोगों में जाने का विकल्प चुना था। मुझे सम्राट की आत्मा को जलाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे केवल सम्राट बनने के बाद अपनी पूरी दोहदी शक्ति का उपयोग करके समतल अवरोध में एक स्थायी दरार पैदा करनी है, जिससे महान हजार लोगों की सोर्स क्यूई स्वाभाविक रूप से फाइटिंग क्यूई महाद्वीप में प्रवाहित हो सके। ये दरार इतनी बड़ी होने की आवश्यकता नहीं है कि पूरा महाद्वीप बह जाए। ये केवल इतनी स्थिर होनी चाहिए कि सोर्स क्यूई इस दुनिया को फिर से भर सके। तब तक शीर्ष स्तर के रक्त वंश वाले सभी शक्तिशाली लोगों को सम्राट क्षेत्र पर आक्रमण करने का अवसर मिलेगा। ये किसी एक व्यक्ति के बलिदान से नहीं, बल्कि एक युग में सभी के संचय से संभव है। गूशुन एर और शियाओ यी शियान ने लगभग एक ही समय पर अपना सिर उठाया। उन्होंने हुनफेंग को देखा, उस आदमी को देखा जो शांत भाव से अपनी उस भव्य योजना के बारे में बता रहा था, जो पहले से 10 गुना ज्यादा अजीब थी, और एक पल के लिए वे समझ नहीं पा रहे थे कि गुस्सा करें या चुप रहें। उसे झूठा कहना उसके द्वारा वर्णित हर कदम तार्किक और ठोस था। उसे पागल कहना उसका तर्क किसी और से कहीं ज्यादा स्पष्ट था। ये कहना कि उसने स्वार्थी इच्छाओं के लिए उनसे शादी की, उसने सम्राट बनने का वादा अपने अनुयायियों के साथ साझा किया था, ऐसे व्यक्ति के सामने वे उससे पूरी तरह नफरत भी नहीं कर पा रहे थे। याओ याओ मेडुसा के बगल में झुक गई, उसकी गुलाबी आंखों में खिलखिलाहट कहीं गायब हो गई थी, उसकी जगह एक गहरी खामोशी छा गई थी। वह हुनफेंग को 20 साल से जानती थी, 5 साल की उम्र से ही उसका पीछा करती आ रही थी और सोचती थी कि उसने उसके सारे विचार समझ लिए हैं, लेकिन आज उसे पता चला कि उसने अभी भी सब कुछ नहीं देखा था। वह इतनी सारी महिलाओं से शादी करना चाहता था, आनंद के लिए नहीं, सुंदरता के लिए नहीं, वह सम्राट बनना चाहता था और वह उसके सम्राट बनने के मार्ग की पहली कड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे गर्व महसूस करना चाहिए या दिल टूट जाना चाहिए, लेकिन एक बात पक्की थी, उसने उसे कभी भी सिर्फ एक नौकरानी की तरह नहीं समझा था। मेडुसा चुपचाप हुनफेंग के चेहरे को देखती रही, उसकी बैंगनी आंखों में छिपी भावनाएं उसकी स्वीकारोक्ति से कहीं अधिक जटिल थीं। उसे वह मुस्कान याद आई जो हुनफेंग ने पहली बार 9 शांत पीले झरनों की तलहटी से उसे देखते हुए दी थी। उस समय तो उसे लगा था कि वह कामुक है, लेकिन अब वह जानती थी कि उस नज़र में उसने न केवल उसकी सुंदरता देखी थी, बल्कि उसके शरीर में बहने वाले 9 रंग के आकाश को निगलने वाले अजगर के रक्त को भी देखा था। फिर भी वह किसी और से बेहतर जानती थी कि शादी के बाद से उसने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था। उसने अपनी कलाई पर 9 रंग के सांप के शल्क को देखा और अचानक हल्की सी मुस्कान दी। वह मुस्कान इतनी हल्की थी कि केवल याओ याओ ने ही उसे देखा। बहन, तुम किस बात पर मुस्कुरा रही हो? याओ याओ ने धीमी आवाज में पूछा। मैं खुद पर हंस रही हूँ। मेडुसा की आवाज बहुत धीमी थी। मैंने एक पागल से शादी कर ली है और अभी भी गिन रही हूँ कि वह भविष्य में और कितनी महिलाओं से शादी करेगा।
वू युआन मुस्कुराए नहीं, उन्होंने हुन फैंग को देखा और बहुत देर तक चुप रहे। फिर वे धीरे धीरे उठे, उनका दूसरा चोगा हॉल की मंद रोशनी में चुपचाप गिर गया और शुन एर के पास गए, इतने वर्षों से अडिग रही अपनी बेटी को देखते हुए। उन्होंने धीरे से उसके कंधे पर थपथपाया। उन्होंने उससे दोबारा नहीं पूछा कि क्या वह तैयार है, बल्कि हुन फैंग की ओर मुड़े, उनकी आवाज़ पुरानी और स्थिर थी। भतीजे, मैं तुम्हारे सम्राट मार्ग के 3 भागों पर अस्थायी रूप से विश्वास करता हूँ। शुन एर तैयार है या नहीं, ये वह स्वयं तय करे। लेकिन एक बात मैं पहले ही स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, अगर सम्राट बनने के बाद तुम अपने वचन से मुकरते हो, तो चाहे गु वंश को पूरे वंश की शक्ति ही क्यों न लगानी पड़े, हम तुमसे इसका बदला लेंगे। अध्याय 49 शर्त। वू युआन जा चुका था। मुख्य हॉल में हुन तिआंडी अभी भी मुख्य आसन पर लेटा हुआ था। वू युआन के प्रवेश करने के बाद से उसने अपने हाथ में रखी शराब के केवल 2 घूंट ही पिए थे। शून्य निगलने वाली ज्वाला मानव रूप में वापस परिवर्तित होकर उसके बगल में बैठ गई। उसकी उंगलियों पर जलती काली ज्वालाएं सामान्य से थोड़ी धीमी गति से झिलमिला रही थीं। हुनकिंगर वहीं बैठी रही, उसकी हथेली में बर्फ का क्रिस्टल कमल धीरे धीरे घूम रहा था। उसकी बर्फीली नीली आंखें हुन फैंग पर टिकी हुई थी, मानो वह उस कनिष्ठ व्यक्ति का पुनर्मूल्यांकन कर रही हो जिसे उसने बड़े होते देखा था। फैंग हुन तिआंडी ने अपना शराब का गिलास नीचे रख दिया। उनकी आवाज़ से सुस्ती और बेफिक्री गायब हो गई थी। उसकी जगह एक सपाट स्वर आ गया था, लेकिन हुन फैंग समझ गया कि यह सपाटपन जानबूझकर दबाया गया था। जो बातें तुमने अभी कही, महान हजार दुनिया स्रोतची तुषे प्राचीन सम्राट के स्वर, क्या वे सचमुच सच हैं या झूठ? हुन फैंग ने अपनी हथकड़ी सीधी की और हुन तिआंडी की आंखों में देखा, जो शून्य की तरह गहरी थी। सच है। क्या ये नोट सचमुच स्क्रिप्चर पवेलियन में है? ये नोट नकली हैं, लेकिन इनमें लिखी बातें सच हैं या झूठ, इसका फैसला कबीले के मुखिया और लॉर्ड वॉर्ड खुद कर सकते हैं। हुन फैंग ने बिना कोई भाव बदले यह बात कही। हुन तिआंडी क्रोधित नहीं थे, उन्होंने बस अपनी भौहें थोड़ी सी उठाई। वॉर्ड स्वेलोइंग फ्लेम की उंगलियों पर जलती काली ज्वालाएं अचानक कुछ इंच और भड़क उठी, और उनकी काली ज्वालाओं से जलती आंखों में एक हल्की सी मुस्कान झलक उठी। इस लड़के में अपने पिता से भी ज्यादा हिम्मत थी, हुन तिआंडी के सामने झूठ बोलने की हिम्मत। हजारों लोगों का अस्तित्व सचमुच है। मैं शून्य निगलने वाली ज्वाला हूँ, विचित्र अग्नि रैंकिंग सूची में दूसरे स्थान पर, और प्राचीन काल से जीवित हूँ। हालांकि मेरी कई यादें धुंधली हो चुकी हैं, फिर भी हजारों लोगों का ये 4 शब्द मैंने कभी किसी को नहीं बताए, यहाँ तक कि हुन तिआंडी को भी नहीं। आपको इसके बारे में कैसे पता चला? शून्य निगलने वाली ज्वाला की आवाज़ हड्डियों को झुलसा देने वाली लपटों की तरह धीमी थी। मैंने यही अनुमान लगाया था, हुन फैंग ने स्पष्ट रूप से कहा। तो प्राचीन सम्राट का गायब होना बहुत ही गुप्त था। सम्राट स्तर की शक्ति के साथ इस महाद्वीप पर ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जो उन्हें चुपचाप गिरा सके। चूंकि यह पतन नहीं था, इसलिए यह प्रस्थान ही होना चाहिए, और जो चीज़ उन्हें जाने पर मजबूर कर सकती है, वह फाइटिंग ची महाद्वीप से भी कहीं अधिक व्यापक स्तर की होनी चाहिए। जब मैं शास्त्र मंडप में प्राचीन पुस्तकों का अध्ययन कर रहा था, तो मुझे कुछ अस्पष्ट अभिलेख मिले, और उन्हें जोड़कर मैंने महान हजार लोगों के अस्तित्व का अनुमान लगाया। स्रोतची की बात करें तो चूंकि प्राचीन युग के सम्राट स्तर के सभी शक्तिशाली व्यक्तियों को जन्म लेने के लिए किसी सामान्य आधार की आवश्यकता होती थी, और यह आधार प्राचीन युग के बाद सूख गया, इसलिए ये स्वयं फाइटिंग ची नहीं, बल्कि फाइटिंग ची से भी उच्च स्तर की ऊर्जा होनी चाहिए। मैंने इन दोनों अनुमानों को मिलाकर बाकी सब तार्किक निष्कर्ष निकाला है। ये भाषण पूरी तरह से सटीक था, जिसमें उन्होंने मूल कृति से प्राप्त सभी जानकारी को अनुमान शब्द के तहत छिपा दिया था। हुन तिआंडी काफी देर तक चुप रही। वॉर्ड स्वेलोइंग फ्लेम ने भी सवाल नहीं पूछा। अचानक हुन किंगर बोली, उसकी आवाज़ हमेशा की तरह ठंडी थी, लेकिन उसमें हल्की सी जिज्ञासा झलक रही थी। प्लेन बैरियर को तोड़ने के लिए कितनी शक्ति की आवश्यकता होती है? संपूर्ण युद्ध सम्राट शक्ति, हुन फैंग ने कहा। इसलिए मुझे पहले सम्राट बनना होगा, तभी मैं स्रोतची का आगमन कर पाऊंगा। और स्रोतची के आने से पहले महान हजार लोगों के बारे में कोई भी अटकलें केवल अटकलें ही हैं। यही कारण है कि मुझे पर्याप्त ईश्वर स्तरीय रक्तवंश एकत्रित करना होगा। इन रक्तवंशों में निहित सम्राट की उत्पत्ति के अंशों के बिना मैं अकेले स्वर्ग और पृथ्वी के बंधनों को तोड़ नहीं सकता। हुन तिआंडी धीरे धीरे मुख्य आसन से उठे। वे अपने हाथ पीठ पीछे बांधकर मुख्य हॉल के प्रवेश द्वार तक गए। हॉल के बाहर फैले अनंत धूसर शून्य को देखते हुए वे काफी देर तक चुप रहे। शून्य को निगलने वाली ज्वाला उनकी पीठ को देखती रही, कुछ नहीं बोली। हुन किंगर भी चुप रही। वे सब प्रतीक्षा कर रहे थे, हुन तिआंडी के उस निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे, 1000 वर्षों तक हुन वंश की दिशा बदल दे। फैंग हुन तिआंडी ने आखिरकार मुड़कर कहा। उनके चेहरे पर हमेशा रहने वाली हल्की मुस्कान अचानक गायब हो गई, और उसकी जगह एक ऐसी गंभीरता आ गई जो हुन फैंग ने पहले कभी नहीं देखी थी। अगर आपको वाकई यकीन है कि आप इस रास्ते पर चल सकते हैं, हुन वंश, आत्माओं का हॉल और एल्डर हॉल के वे चारों लोग, तो सारे संसाधन आपके लिए खुले हैं। मेरी पहले कुछ और योजनाएं थीं, लेकिन जब एक बेहतर रास्ता है तो क्यों न इसे आजमाया जाए। हुन फैंग के दिल में एक झंझनाहट सी दौड़ गई। दूसरों को नहीं पता था कि हुन तिआंडी का अन्य योजनाओं से क्या तात्पर्य था, लेकिन वह भली भांति जानता था। मूल रचना में सम्राट क्षेत्र में प्रवेश पाने के लिए हुन तिआंडी ने पूरे हुन वंश का रक्त बलिदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हजारों वंशवासियों की आत्माओं और रक्तवंशों का उपयोग करके जबरदस्ती सम्राट का दर्जा प्राप्त किया था। यही हुन वंश के विनाश का मूल कारण था, और हुन तिआंडी के विनाश के अंतिम मार्ग का आरंभिक बिंदु भी। लेकिन अब उसने स्वयं कहा कि उसने वह मार्ग त्याग दिया है। धन्यवाद कुल प्रमुख, हुन फैंग ने थोड़ा झुककर अभिवादन किया। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ये तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हुन कबीले के लिए कर रहा हूँ। हुन तिआंडी ने हाथ हिलाया और कुर्सी पर पीछे झुक गया। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान फिर से आ गई। बताओ, अब तुम्हें आगे क्या चाहिए? अजीबोगरीब अग्नि, हुन फैंग ने बिना किसी झिझक के कहा। मेरे पास फिलहाल शुद्धिकरण कमल दानव ज्वाला, सागर हृदय ज्वाला और शून्य भक्षण ज्वाला उपज्वाला है, लेकिन अपनी शक्ति को तेजी से बढ़ाने के लिए ये तीनों पर्याप्त नहीं है। जलने की तकनीक का मूल तत्व अजीबोगरीब अग्नि से ऊर्जा प्राप्त करना है। जितनी अधिक अजीबोगरीब अग्नि का सेवन किया जाता है, उतना ही उच्च स्तर प्राप्त होता है और साधना की गति उतनी ही तेज होती है। दानव ज्वाला क्षेत्र में शुद्धिकरण कमल दानव ज्वाला के उद्गम को परिष्कृत करने के बल पर मेरी साधना 3 सितारा शिखर से सीधे 6 सितारा के प्रारंभिक चरण तक पहुंच गई। यदि मैं कुछ और उच्च स्तरीय अजीबोगरीब अग्नियों को वश में कर लूं, तो मुझे विश्वास है कि मैं कुछ ही वर्षों में 8 सितारा या यहाँ तक कि 9 सितारा स्तर तक पहुंच सकता हूं। अजीबोगरीब अग्नि रैंकिंग सूची में शीर्ष 10 में से परिष्कृत किए गए लोगों को छोड़कर बाकी सभी गायब हैं। शून्य निगलने वाली ज्वाला ने अचानक कहा। मैं दूसरे स्थान पर हूं और शुद्धिकरण कमल दानव ज्वाला तीसरे स्थान पर है। नंबर 1 सम्राट ज्वाला तुषे प्राचीन सम्राट के साथ बहुत पहले ही गायब हो गई है। चौथे स्थान पर मौजूद स्वर्ण सम्राट आकाश प्रज्वलित ज्वाला गुरशुन एर के शरीर में है, आपने उसे पहले ही बंदी बना लिया है।
5वें स्थान पर मौजूद जीवित आत्मा ज्वाला औषधि कुल के हाथों में है। 6ठे स्थान पर मौजूद 8 विनाश ज्वाला प्राचीन खंडहरों की गहराई में है। 7वें स्थान पर मौजूद 9 पाताल स्वर्ण पूर्वज ज्वाला 9 शांति गहरे जमीन अजगर कुल से संबंधित है। 8वें स्थान पर मौजूद लाल कमल कर्मग्नि यान कुल में है। 9वें स्थान पर मौजूद रहस्यमय पीली ज्वाला गायब है और 10वें स्थान पर मौजूद पाताल लोक विष ज्वाला का आपदा विष शरीर के साथ कुछ प्रतिध्वनित होने की बात कही जाती है। हम पहले औषधि कुल से बात कर सकते हैं। हालांकि जीवित आत्मा ज्वाला औषधि कुल के पास है, लेकिन औषधि कुल का कोई भी सदस्य इसे सही मायने में परिष्कृत नहीं कर सकता। वे इसे केवल रसायन विद्या के लिए सहायक अग्नि स्रोत के रूप में कुल के निश्चित क्षेत्र में सील करके रखते हैं। याओ वानबुई को ऐसी शर्त दे जिसे वह अस्वीकार न कर सके, और हो सकता है कि वह इसे बदलने के लिए तैयार हो जाए। यान कुल की लाल कमल कर्मग्नि के बारे में भी बात की जा सकती है, यान जिन पर हमारा एहसान है। अगर उत्तरी क्षेत्र गलियारे की लड़ाई में हुन कुल ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया होता तो यान कुल के अभिजात वर्ग को कम से कम आधा नुकसान होता। ये दो विचित्र अग्नियां अल्पावधि में प्राप्त होने की सबसे अधिक संभावना है। हुन तियानडी ने कुछ देर सोचा। सोल युआन तियान को प्राचीन खंडहरों में स्थित 8 विनाश ज्वाला का पता लगाने के लिए एक दल का नेतृत्व करने दें और याओ मिंग को 9 पाताल स्वर्ण पूर्वज ज्वाला की जांच करने दें। रहस्यमय पीली ज्वाला और पाताल लोक विष ज्वाला के लिए आत्माओं के हॉल की गुप्त शाखाओं द्वारा खोज जारी रखें, किसी भी सुराग को चूकने न दें। पाताल लोक की विष ज्वाला को खोजने की कोई जरूरत नहीं है, हुनकिंगर ने अचानक कहा। उसकी बर्फीली नीली आंखें हुनफैंग को हल्के से देख रही थीं। यह एक बार तब प्रकट हुई थी जब आपदा विष शरीर जागृत हुआ था। उसके बाद से इसका कोई पता नहीं चला है, लेकिन आपदा विष शरीर इसकी स्थिति का पता लगा सकता है। तुम्हारे बगल में खड़ी सफेद बालों वाली लड़की इसे खोजने की कुंजी हो सकती है। हुनफैंग ने सिर हिलाया और इस जानकारी को अपने मन में संजो लिया। शियाओ यी शियान ये वही थी। उसका विपत्ति विष शरीर न केवल विष के स्रोत का वाहक था, बल्कि पाताल लोक विष ज्वाला को खोजने की कुंजी भी हो सकता था। इस स्त्री के रहस्य उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक थे। इसी बीच आत्मा लोक के पूर्वी आंगन में गुशुन एरांगन की पत्थर की सीढ़ियों पर अकेली बैठी थी। गुयुआन जाते समय उसे अपने साथ नहीं ले गया। ऐसा नहीं था कि वह उसे ले जाना नहीं चाहता था, बल्कि वह ले जा नहीं सका। हुनफैंग की शर्तें पहले से ही स्पष्ट थीं। विवाह अनुबंध स्थगित किया जा सकता था, लेकिन व्यक्ति को वहीं रहना होगा। उसके पिता ने जाने से पहले उसकी ओर देखा। उस नज़र में दिल का दर्द और बेबसी थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा वह मौन विश्वास था जिससे वह बचपन से परिचित थी। उसके पिता को विश्वास था कि वह अपने मामलों को खुद संभाल सकती है, ठीक वैसे ही जैसे उसे विश्वास था कि वह अपनी सीमाओं का पालन कर सकती है। लेकिन उसकी अंतिम इच्छा क्या थी? उसने हमेशा यही सोचा था कि इस जीवन में वह केवल भाई शियाओयान से ही विवाह करेगी। वुतान शहर से लेकर प्राचीन जगत तक, बचपन के प्यार से लेकर साथ साथ युद्ध करने तक उसका यह विश्वास कभी नहीं दिखा। लेकिन अब किसी ने उसे बताया कि उसका वंश सम्राट क्षेत्र की कुंजी है। उसका विवाह एक भव्य योजना है जिससे पूरे प्राचीन वंश को लाभ होगा, और उसका चुनाव आने वाले हजारों वर्षों तक प्राचीन वंश के भाग्य को सीधे प्रभावित करेगा। उसने कभी किसी शक्तिशाली शत्रु से भय नहीं किया था, लेकिन ऐसी भव्य योजनाओं के सामने उसे अपने आप को अलग रखने का कोई कारण नहीं मिला। शाम की हल्की हवा से उसके सफेद बाल लहराते हुए शियाओ यी शियान कमरे से बाहर निकली। वह बिना कुछ बोले शुन एर के बगल में बैठ गई। बस उसने पत्थर की सीढ़ियों पर जहरीली घास का एक नया उगा हुआ पौधा रखा और सिर झुकाकर अपनी उंगलियों से कोमल हरी पत्तियों को धीरे से सहलाने लगी। क्या आज हॉल में आपने जिन स्थितियों का जिक्र किया वे वाकई गंभीर हैं? शुन एर ने अचानक पूछा। कौन सा? शियाओ यी शियान ने ऊपर नहीं देखा। तुम चाहती हो कि जब तक सम्राट क्षेत्र संघनित न हो जाए वह तुम्हें स्पर्श न करे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह सम्राट बन सकता है, या तुम बस समय बिता रही हो? शियाओ यी शियान कुछ पल चुप रही, फिर उसने सावधानी से जहरीली घास का पौधा उठाया और उसे अपनी गोद में रख लिया। उसने धीरे से अपनी उंगलियों से जड़ों के पास की मिट्टी को दबाया। उसकी हरकतें शांत और एकाग्र थीं। इतना करने के बाद उसने अपना सिर उठाया। रात के अंधेरे में उसकी ठंडी आंखें असाधारण रूप से शांत थीं। चाहे मैं इस पर विश्वास करूं या न करूं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि उसने अब तक जो कुछ भी कहा है उसका एक भी शब्द झूठ नहीं है। शाओयान ने भी एक बार मुझसे कहा था कि वह मुझे आपदा विष शरीर को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। उसने ऐसा किया। हुनफैंग ने कहा था कि मेरा शरीर अभिशाप नहीं बल्कि एक विरासत है। शाओयान ने ऐसा कभी नहीं कहा, और न ही किसी और ने। सिर्फ इस एक वाक्य के लिए मैं रुककर देखने को तैयार हूँ। ये देखने के लिए कि क्या वह सचमुच सम्राट बन सकता है? शुन एर ने पूछा। ये देखने के लिए कि क्या वह सचमुच वैसा ही है जैसा उसने कहा है। वह अपने आसपास किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करेगा। ज़ियाओ यी शियान थोड़ी देर रुकी, फिर फुसफुसाते हुए बोली। ज़ियाओयान मेरे प्रति बहुत दयालु है, लेकिन उसने हमेशा मुझे सिर्फ एक दोस्त की तरह माना है। हुनफैंग अलग है। उसे सचमुच मेरी ज़रूरत है, इसलिए नहीं कि उसे लड़ाई में मेरी मदद चाहिए, बल्कि इसलिए कि उसे एक इंसान के रूप में मेरी ज़रूरत है। यह एहसास बहुत अजीब है, लेकिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शुन एर फिर कुछ नहीं बोली। उसने आंगन के बाहर के धूसर खालीपन को देखा और अचानक भाई शियाओयान के बारे में सोचने लगी। वह अब क्या कर रहे होंगे? क्या वह अभी भी पीछे वाले पहाड़ पर कड़ी मेहनत कर रहे होंगे? क्या वह अभी भी स्काई मैंशन अलायंस के लिए दिन रात काम कर रहे होंगे? वह उनके साथ नहीं है। उनके लिए ताज़ी चाय कौन बनाएगा? उनकी मेज पर दीपक कौन रखेगा? वह वापस जाना चाहती थी, लेकिन वास्तविकता ने उसे बताया वह वापस नहीं जा सकती थी। इसलिए नहीं कि हुनफैंग उसे जाने नहीं दे रहा था, बल्कि इसलिए कि उसने आज हॉल में रहने का वादा किया था। हुनफैंग के लिए नहीं, बल्कि प्राचीन वंश के लिए, अपने पिता के लिए और उस सम्राट मार्ग के लिए जिसके बारे में उन्होंने बात की थी। अगर उसकी कही हर बात सच है, अगर फाइटिंग ची महाद्वीप को वाकई किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो समतल बाधा को तोड़ सके, अगर प्राचीन वंश वाकई इस महान बदलाव में एक और स्तर ऊपर जा सकता है, तो उसका जीवन अब केवल भाई शियाओयान के साथ गुशुन एर बनकर नहीं रह जाएगा, बल्कि वह प्राचीन वंश के इतिहास में पहली ऐसी देव श्रेणी की वंशज होगी जो अपनी आंखों से एक योद्धा सम्राट के जन्म की साक्षी बनेगी। इस विचार के बोझ ने उसे भयभीत और साथ ही साथ थोड़ी सी आशा से भर दिया। वह गहराई से सोचने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, लेकिन वह जानती थी कि उसका संकल्प अब उतना शुद्ध नहीं रहा जितना आने से पहले था। अध्याय 50 कुल का सर्वोच्च संकल्प। जब गुयुआन प्राचीन दुनिया में लौटा तो प्राचीन संघ शिखर पर मौजूद आध्यात्मिक धुंध डूबते सूरज की रोशनी से हल्के सुनहरे रंग में रंग रही थी। वह अपने अध्ययन कक्ष में वापस नहीं लौटा, और न ही उसने अपने यात्रा से धुले हुए भूरे वस्त्र बदले, बल्कि उसने सीधे गुदाओं को बुजुर्गों की परिषद की सभा की घंटी बजाने का आदेश दिया। घंटी पूरे 12 बार बजी, जिसकी गूंज प्राचीन संघ शिखर पर सुनाई दी। ये प्राचीन कबीले की सर्वोच्च स्तरीय सभा का आह्वान था, जिसमें कबीले के सभी बुजुर्गों को, चाहे वे एकांत में हो या नहीं, 1 घंटे के भीतर उपस्थित होना आवश्यक था।
पिछली बार जब 12 बार घंटी बजी थी वह 1000 साल पहले की बात है, जब शियाओ कबीले के पतन के बाद प्राचीन कबीले ने इस बात पर चर्चा की थी कि क्या शियाओ परिवार की बची हुई वंशज को अपने साथ ले लिया जाए। बुजुर्गों की परिषद में लगी लंबी मेज जल्दी ही लोगों से भर गई। प्राचीन कुल के 17 मौजूदा बुजुर्गों में से मृत्यु एकांतवास में गए एक सर्वोच्च बुजुर्ग और अभी तक वापस नहीं लौटे 3 डीकन बुजुर्गों को छोड़कर शेष 13 सभी उपस्थित थे। एल्डर गुकियान बाईं ओर सबसे आगे बैठे थे। उनके हाथ में गर्म चाय का प्याला था। उनके चेहरे पर खुशी का भाव तो नहीं था, लेकिन गंभीरता भी नहीं थी। कुछ दिन पहले ही अनुशासन कक्ष द्वारा उनके बेटे गु हुआन पर गबन के आरोप में जांच शुरू होने से वे बहुत परेशान थे, और आज ये सुनकर कि गु युआन को आत्मालोक में झटका लगा है, उनके मन में एक सूक्ष्म संतुलन का आभास हुआ। गुदाओ दाहिनी ओर सबसे आगे बैठे थे। उनके सफेद बाल करीने से बंधे हुए थे। उनकी कमर पर बंधी लंबी तलवार खुली हुई थी। बुजुर्गों की परिषद में बैठते समय तलवार रखना नियमों के विरुद्ध था, लेकिन आज किसी ने उन्हें इस बात की याद नहीं दिलाई। गु युआन मेज के शीर्ष पर बैठ गया। बिना किसी औपचारिकता या भूमिका के उसने हुनफैंग द्वारा मुख्य हॉल में कही गई बातों को हूबहू दोहराना शुरू कर दिया। महान हजार दुनिया, समतल अवरोध, स्रोतची, 10,000 जातियों के रक्तवंशों को मिलाकर सम्राटची का संघनन, स्रोतची को युद्धची महाद्वीप में खींचने के लिए अवरोधों को तोड़ना। उन्होंने हर शब्द को धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से बोला, मानो वह इन शब्दों को एक एक करके बुजुर्गों की परिषद की हरी जेड फर्श की टाइलों पर उकेरना चाहते हों। अपनी बात पूरी करने के बाद वह चुप हो गया, जिससे हॉल में मौजूद बुजुर्गों को जानकारी को समझने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। इसे पचाने में लगने वाला समय गु युआन की अपेक्षा से कम था। सबसे पहले एल्डर गुकियान ने बोलना शुरू किया। उन्होंने अपनी चाय का प्याला नीचे रखा। प्याले का निचला हिस्सा मेज से टकराकर एक कर्कश ध्वनि उत्पन्न कर गया। उनकी आवाज में जल्दबाजी नहीं थी, फिर भी हर शब्द में एक चुभन थी। कुलपति, मैं लगभग 2000 वर्षों से जी रहा हूं और मैंने किसी भी प्राचीन ग्रंथ में महान हजार लोगों के बारे में कुछ भी नहीं देखा है। हुनफैंग का कहना है कि उसने इसे हुनवंश के धर्मग्रंथ मंडप में प्राचीन सम्राट तुशे के हस्तलिखित नोट्स में पाया। वे नोट्स कहाँ हैं? उनका दावा है कि वे समय के साथ नष्ट हो गए और वे एक भी सबूत पेश नहीं कर सकते। इस तरह के शब्द केवल अनुभवहीन युवा पीढ़ी को मूर्ख बना सकते हैं। उसने ये कहानी एक साधारण उद्देश्य से गढ़ी, जुन एर को अपने कब्जे में लेना। हमने उसके सामने ही सगाई का समझौता फाड़ दिया था और वह उस अपमान को सहन नहीं कर सका। अब जब शुन एर उसके हाथ में है तो स्वाभाविक रूप से वह कबीले के मुखिया को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने के लिए कोई बड़ा बहाना ढूंढेगा। सम्राट का मार्ग चाहे जो भी हो, स्रोत ऊर्जा चाहे जो भी हो, ये सब एक चलावा है। एल्डर गुकियान ने एक सही बात कही है। शांति गुट के एक अन्य वरिष्ठ सदस्य जो एल्डर गुकियान के नीचे बैठे थे ने बात आगे बढ़ाई। इस वरिष्ठ सदस्य के बाल और दाढ़ी सफेद थे और वे एल्डर्स काउंसिल में वरिष्ठता के मामले में एल्डर गुकियान के बाद दूसरे स्थान पर थे। मैं भी मानता हूं कि हुनफैंग गहरी साजिशें रचने वाला व्यक्ति है और उस पर आसानी से भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। डेमन फ्लेम स्पेस में उसने एक ऐसा जाल बिछाया जिससे मेडिसिन क्लैन, यान क्लैन, लेई क्लैन और हेवनली डेमन फीनिक्स क्लैन आपस में भिड़ गए। उसने कॉप्स बरियल माउंटेन रेंज में घात लगाकर स्काई मैंशन एलायंस के 30 से अधिक कुलीन सैनिकों को रोका और मार डाला, और उत्तरी क्षेत्र कॉरिडोर में उसने सहयोगी सेनाओं को गोल गोल घुमाने के लिए पीछे हटने का नाटक किया। इस व्यक्ति की कौन सी विधि सावधानीपूर्वक नियोजित नहीं थी? हजारों दुनियाओं के बारे में एक मनगढ़ंत कहानी बनाना उसके लिए महज एक अतिरिक्त चर्चा का विषय है। शांतिवादी गुट के कई बुजुर्गों ने सहमति में सिर हिलाया। अपनी राय पर प्रतिक्रिया देखकर एल्डर गुकियान ने आगे कहा, अगर हम एक कदम पीछे हटकर यह मान भी लें कि उसने जो कुछ कहा वह सच है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वह सम्राट बन सकता है? शाओ जुबान की प्रतिभा उससे कहीं अधिक थी, कमजोर नहीं, और पूरे शाओ कबीले की शक्ति को भी इकट्ठा करने पर भी वह हार गया। हुनफैंग, वह कैसे सोच सकता है कि वह अकेले 10,000 जातियों के रक्त को संघनित कर सकता है? उसे यह आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है? अगर वह असफल हो जाता है तो क्या शुन एर को व्यर्थ में नहीं फेंक दिया जाएगा? प्राचीन वंश अपने खजाने को एक भ्रामक वादे पर दांव पर नहीं लगा सकता। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सामने वाले युद्ध गुट का एक व्यक्ति खड़ा हो गया। गु युआन के आश्चर्य के लिए एल्डर गुकियान का खंडन करने वाला पहला व्यक्ति गुदाओ नहीं, बल्कि एल्डर गुजून था, जो एक वरिष्ठ एल्डर था जो वर्षों से एकांत में था और एल्डर्स की परिषद में शायद ही कभी बोलता था। एल्डर गुजून प्राचीन कुल के शास्त्र मंडप के संरक्षक थे। उनकी साधना केवल 4 सितारा डो शेंग स्तर की थी, लेकिन विद्वत्ता के मामले में पूरे प्राचीन कुल में कोई भी उनसे आगे नहीं निकल सकता था। एल्डर गुकियान का कहना है कि उन्होंने किसी भी प्राचीन ग्रंथ में महान हजार दुनियाओं का कोई रिकॉर्ड नहीं देखा है, और यह सच है। लेकिन मैंने 800 वर्षों तक धर्मग्रंथ मंडप की रक्षा की है और कई स्पष्ट अंश देखे हैं। उनमें से एक में उल्लेख है कि प्राचीन काल के दो शेंग ने सम्राट बनने के बाद सम्राट ची की उत्पत्ति से कहीं अधिक उच्च स्तर की शक्ति का अनुभव किया। हालांकि वह विवरण इतना अपूर्ण था कि उसका पूरा अर्थ निकालना संभव नहीं था। अब जब हुनफैंग का कहना है कि यह महान हजार दुनिया की स्रोत की हुई है, तो यह वास्तव में उस अंश की सामग्री से कुछ हद तक मेल खाता है। इसके अतिरिक्त एल्डर गुजून रुका। उसकी निगाहें उपस्थित सभी एल्डर्स पर घूम गईं। 10,000 जातियों के रक्तवंशों से सम्राट ची के संघनन के संबंध में मैंने प्राचीन औषधि निर्माण संबंधी लेखों के एक ग्रंथ में भी इसी प्रकार के रिकॉर्ड देखे हैं। सार यह है कि प्राचीन काल की सम्राट श्रेणी की औषधीय गोलियां सम्राट संकट को उत्पन्न कर सकती थी। इसका कारण यह था कि उनमें विभिन्न प्राकृतिक खजानों की मूल शक्ति का संघनन होता था। यदि सम्राट स्तर की औषधीय गोली के लिए भी कई स्रोतों से सामग्री एकत्र करनी पड़ती है, तो एक सच्चे दो शेंग के लिए यह प्रक्रिया कितनी अधिक जटिल होगी। इसलिए मेरा मानना है कि हालांकि हुनफैंग पर धोखेबाजी का संदेह हो सकता है, लेकिन उनके शब्दों का कोई आधार नहीं है। एल्डर गुकियान के चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया। एल्डर गुजून ने कभी भी एल्डर्स की परिषद में गुटबाजी के विवादों में भाग नहीं लिया। उनका रुख हमेशा केवल धर्मग्रंथ मंडप में मौजूद अभिलेखों पर आधारित था, इसलिए परिषद में उनके शब्दों का बहुत महत्व था। एल्डर गुजून के शब्दों के बाद एल्डर गुकियान की बातों को दोहराने वाले कुछ बुजुर्ग चुप हो गए। अंततः गुदाओ ने बोलना शुरू किया। उनकी आवाज में वही कठोर और तीखापन बरकरार रहा, लेकिन उनके शब्दों के भाव ने एल्डर गुकियान को चौंका दिया। कुलपति, मैं निष्पक्ष बात कहूंगा। मैंने हुनफैंग को अपनी आंखों से 2 बार देखा है, एक बार दानव ज्वाला क्षेत्र में और एक बार प्राचीन सम्राट हॉल में। दानव ज्वाला क्षेत्र में 3 सितारा डो शेंग शिखर की साधना के साथ उसने अकेले ही सभी शक्तियों को मूर्ख साबित कर दिया, और यहाँ तक कि शुद्धिकरण कमल दानव ज्वाला को भी उसने वश में कर लिया। प्राचीन सम्राट के महल में सार्वजनिक रूप से विवाह के प्रस्ताव को ठुकराए जाने के बाद भी वह अपने चेहरे के भाव बदले बिना सुरक्षित रूप से पीछे हटने में सक्षम था। इस युवक के तरीके वाकई निर्मम है, लेकिन महाद्वीप की युवा पीढ़ी को देखते हुए वास्तव में कोई दूसरा व्यक्ति उसकी प्रतिभा और स्वभाव के साथ नहीं मिल सकता। जुन एर के पास ईश्वर स्तरीय रक्तवंश है और उसके पास भी ईश्वर स्तरीय रक्तवंश है।
शुन एर ने 30 वर्ष की आयु में 4 सितारा डोशेंग में प्रवेश किया, जो महाद्वीप की युवा पीढ़ी में एक दुर्लभ रत्न है। फिर भी वह शुन एर से भी छोटा है, केवल 28 वर्ष का है और पहले से ही 6 सितारा डोशेंग शिखर पर है। साधना की गति के मामले में वह शुन एर से केवल तेज है, धीमा नहीं। संसाधन पृष्ठभूमि के मामले में हुन वंश प्राचीन वंश से पीछे नहीं है। स्वभाव के मामले में वह अपने साथियों की तुलना में कहीं अधिक संयमित है। एक सुसंगत पारिवारिक रिश्ते के दृष्टिकोण से शुन एर का उससे विवाह करना कोई अपमान की बात नहीं है। एक अप्रिय बात कहूं तो पूरे फाइटिंग ची महाद्वीप में नजर डाले तो जियाओयान के अलावा केवल वही और हुनफैंग ही ऐसे युवा हैं जो जुन एर का मुकाबला कर सकते हैं। और जियाओयान इस समय केवल 2 सितारा डोशेंग है, 6 सितारा शिखर के साथ उसकी तुलना कैसे की जा सकती है। गुदाओ, तुम एल्डर गुकियान ने अविश्वास से गुदाओ को देखा। ये प्रतिद्वंद्वी जिसे वह सैकड़ों वर्षों से लड़ रहा था, वास्तव में हुनफैंग के लिए बोल रहा था। मैं इस मामले की मौजूदा स्थिति के बारे में ही बात कर रहा हूँ। गुदाओ ने एल्डर गुकियान पर ठंडी नजर डाली और कहा, जब शादी रद्द हुई थी तब आप एल्डर गुकियान सबसे पहले सहमत हुए थे, ये कहते हुए कि आप शुन एर को हुन वंश में शादी करके नहीं देना चाहते थे। अब जबकि शुन एर आत्मालोक में है और वापस नहीं लौट सकती, हुनफैंग ने जो शर्त रखी है वह है विवाह का नवीनीकरण करना। यदि आप शुन एर को वापस लाने का कोई बेहतर तरीका निकाल सकते हैं तो मैं अभी आपका समर्थन करूंगा। क्या आप कर सकते हैं? एल्डर गुकियान ने अपना मुंह खोला, लेकिन अंततः गुस्से से लाल चेहरे के साथ वापस बैठ गए। गुकियान गुदाओ के पीछे खड़ा था। एल्डर गुकियान को नाकाम देखकर उसके होठों के कोने हल्के से फड़क उठे। फिर वह आधा कदम आगे बढ़ा और उपस्थित एल्डर्स के सामने मुट्ठी जोड़कर बोला, एल्डर्स, मैंने डेमन फ्लेम स्पेस में हुनफैंग का सीधा मुकाबला किया है और उत्तरी क्षेत्र कॉरिडोर में भी उसने जानबूझकर मुझे घेर लिया था। व्यक्तिगत शिकायतों के संदर्भ में इस विवाह का विरोध करने के लिए मेरे पास यहाँ मौजूद किसी भी व्यक्ति की तुलना में अधिक कारण है। लेकिन मुझे एक बात साफ साफ कहनी होगी, हुनफैंग वाकई में खौफनाक है, लेकिन उसका खौफ ठीक इसी बात में छिपा है कि वह कभी भी व्यर्थ के जोखिम नहीं उठाता। उसके द्वारा उठाया गया हर कदम एक स्पष्ट उद्देश्य रखता है और हर योजना आपस में जुड़ी हुई है। यदि उन्हें सम्राट बनने का पूरा भरोसा न होता तो वे इतने आत्मविश्वास से बात न करते। चूंकि उसने कबीले के मुखिया हुनत्यांडी और वॉर्ड स्वेलोइंग फ्लेम के सामने ये शब्द कहने की हिम्मत की, इससे कम से कम ये तो पता चलता है कि वह खुद आश्वस्त है। ये दृढ़ विश्वास, साथ ही 28 वर्ष की आयु में 6 सितारा शिखर पर पहुंचने की उनकी क्षमता अपने आप में सबसे बड़ा प्रेरक है। गुकियान के शब्दों ने कई ऐसे बुजुर्गों को जो अब तक दुविधा में थे गहन चिंतन में डाल दिया। उन सभी को याद था कि पिछली बार 3 कुलों के गठबंधन के उत्सव भोज के समाप्त होने से पहले ही गुदाओ लिंकुल के खंडहरों से 2 मेजें तोड़कर लौटा था, जबकि हुनफैंग की साजिश की रणनीति ने उनके लिए कोई सुराग नहीं छोड़ा था। ऐसा व्यक्ति वास्तव में बिना तैयारी के लड़ाई नहीं लड़ता। इसके अलावा एक 28 वर्षीय 6 स्टार डोशेंग शिखर ईश्वर स्तरीय रक्तवंश के साथ, जिसने तीसरे दर्जे के शुद्धिकरण कमल दानव ज्वाला को वश में कर लिया था, केवल ये शक्ति ही उन भव्य सिद्धांतों के बिना भी उसे प्राचीन वंश का दामाद बनने के योग्य बनाती थी। गुयुआन ने चारों ओर देखा, सभी बुजुर्गों के भावों को समझा और फिर धीरे धीरे बोला, चूंकि आप सभी की राय अलग अलग है, इसलिए हम पुराने नियमों का पालन करेंगे। प्राचीन कबीले की बुजुर्गों की परिषद के पुराने नियम सरल थे, हाथ उठाकर मतदान करना। जो लोग शुन एर का विवाह हुनफैंग से करवाने और सम्राट बनने की उसकी मुहिम में उसका समर्थन करने के लिए सहमत हैं, वे अपने हाथ उठाएं। जो लोग विरोध करते हैं वे हाथ न उठाएं। जो लोग मतदान नहीं करते वे अपना हाथ आधा उठाएं। गुयुआन को स्वयं मतदान का अधिकार नहीं था, कुलपति के पास केवल बराबरी की स्थिति में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति थी। ये प्राचीन कुल का 1000 वर्षों से अटल नियम था। गुदाओ ने सबसे पहले अपना हाथ उठाया। मोमबत्ती की रोशनी में उसकी खुरदरी हथेली एक कांसे की ढाल की तरह दिख रही थी। एल्डर गुजून एक पल के लिए चुप रहे, फिर उन्होंने भी अपना हाथ उठाया। गुकियान उनके ठीक पीछे चल रही थी। फिर तीसरा, चौथा और पांचवा। युद्ध गुट के लगभग सभी बुजुर्गों ने अपने हाथ उठाए और मूल रूप से तटस्थ रहे कई बुजुर्गों ने भी एल्डर गुजून के प्रभाव में आकर धीरे धीरे अपने हाथ ऊपर उठा लिए। अंत में हाथ उठाने वाले शांति गुट के 2 युवा बुजुर्ग थे। उन्होंने एल्डर गुकियान के क्रोधित चेहरे की ओर देखने की हिम्मत नहीं की, बस अपना सिर झुका लिया और अपने हाथ आधे ऊपर उठा लिए। वे अपने मन में जानते थे कि प्राचीन कबीले की शक्ति अभी तक पुनः प्राप्त नहीं हुई थी और हुन कबीले के साथ सीधा टकराव जारी रखना किसी भी तरह से बुद्धिमानी भरा कदम नहीं था। इस गठबंधन में हर दृष्टिकोण से नुकसान से कहीं अधिक लाभ थे। एल्डर गुकियान ने अपना हाथ नहीं उठाया। वह काफी देर तक चुप रहे। अंततः उन्होंने अपना हाथ मेज पर बिना उठाए ही रख दिया। विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि परहेज कर रहे थे। उन्हें पता था कि हालात बदल चुके हैं। उनके बेटे गुहुआन की अनुशासन सभा द्वारा गहन जांच की गई थी और वरिष्ठों की परिषद में उनका प्रभाव अब पहले जैसा नहीं रहा था। उनके नीचे बैठे शांतिवादी गुट के कुछ वरिष्ठ सदस्यों ने उन्हें मतदान से दूर रहते देखा और एक दूसरे को देखकर उन्होंने भी उनका अनुसरण किया। केवल एक अत्यंत हठी बुजुर्ग सदस्य ने ही शुरू से अंत तक अपना हाथ नहीं उठाया। 13 वरिष्ठ सदस्यों में से 9 ने पक्ष में मतदान किया, 3 अनुपस्थित रहे और 1 ने विपक्ष में मतदान किया। गुयुआन ने इस परिणाम को देखा और काफी देर तक चुप रहा। उन्हें याद आया जब शुन एर बच्ची थी और उनकी गोद में बैठी उनसे पूछती थी, पापा क्या मैं भविष्य में अपनी पसंद के किसी से शादी कर सकती हूँ। उस समय उन्होंने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर थपथपाया था और कहा था कि वह जिससे चाहे उससे शादी कर सकती है। अब जब वह बड़ी हो गई थी तो उसने व्यक्तिगत रूप से उसकी शादी को बुजुर्गों की परिषद में पूरे कबीले के मतदान में बदल दिया था। उसने उससे जो वादा किया था उसे अंततः वह पूरा करने में असफल रहा। जिस साल वह 15 साल की थी और चुपके से जियामा साम्राज्य में शियाओयान से मिलने गई थी, तभी से वह जानता था कि इस बेटी के दिल में कोई खास इंसान है। उसने मौन सहमति दे दी थी क्योंकि जियाओयान वास्तव में योग्य थी। लेकिन अब स्थिति उलट गई थी। प्राचीन कबीले का अस्तित्व और उसकी बेटी की आजीवन खुशी एक ही तराजू पर तौल दी गई थी और कबीले के मुखिया के रूप में उसे अकेले उसकी भावनाओं पर पूरे कबीले का भाग्य दांव पर लगाने का कोई अधिकार नहीं था। वह प्राचीन कबीले के मुखिया थे, न कि केवल जुन एर के पिता। मतदान का परिणाम आ चुका है, पुनर्विचार की कोई आवश्यकता नहीं है। गुयुआन की आवाज बेहद शांत थी, मानो किसी प्राचीन कुएं की गहराई में पानी की सतह पर कोई हलचल न हो, लेकिन वहां मौजूद सभी लोगों ने उस शांति के नीचे छिपे भार को महसूस किया। तत्काल प्रभाव से प्राचीन वंश औपचारिक रूप से हुन वंश के साथ विवाह अनुबंध का नवीनीकरण करता है और शुन एर का विवाह हुनफैंग से तय हो गया है। प्राचीन वंश हुनफैंग को डोशेंग सम्राट क्षेत्र प्राप्त करने के उनके प्रयासों में पूर्ण समर्थन देगा, जिसमें प्राचीन वंश के धर्मग्रंथ मंडप में सम्राट क्षेत्र से संबंधित सभी ग्रंथों की उपलब्धता, हुनफैंग की साधना के लिए प्राचीन वंश के गुप्त क्षेत्र का द्वार खोलना और स्वर्गीय ज्वालाओं के ठिकाने की खोज में सहायता के लिए प्राचीन वंश की गुप्त शाखाओं को सक्रिय करना शामिल है।
इसके अतिरिक्त मैं कुल प्रमुख के रूप में व्यक्तिगत रूप से हुनत्यांडी से चर्चा करूंगा। यदि हुनफैंग की बात सच है और वास्तव में सम्राट बनने की संभावना है तो प्राचीन कुल उचित समय पर हुनकुल के साथ औपचारिक रूप से गठबंधन करने को तैयार है और दोनों परिवार अब से एक साथ आगे बढ़ेंगे और पीछे हटेंगे। गुदाओ सबसे पहले उठे और गुयुआन को प्रणाम किया और अन्य बुजुर्ग भी एक एक करके खड़े होकर मुट्ठी जोड़कर आदेश स्वीकार करने लगे। सबसे आखिर में एल्डर गुकियान उठे। उनके होंठ एकदम सीधे थे। जब उन्होंने मुट्ठी बांधी तो उन्होंने कमर भी नहीं झुकाए और मुड़कर सबसे पहले एल्डर्स की परिषद से बाहर निकल गए। जब बुजुर्ग एक एक करके चले गए तो गुदाओ वहीं रह गया। वह गुयुआन के पास गया और कुछ देर चुप रहा। फिर उसने अपने वस्त्रों में से एक पीली पड़ चुकी ज़ेड की पर्ची निकाली और उसे मेज पर रख दिया। यह क्या है? गुयुआन ने ज़ेड की पर्ची को देखा। यह मुझे उस समय शियाओ जुबान ने सौंपा था। गुदाओ की आवाज़ असामान्य रूप से धीमी थी। उन्होंने कहा कि अगर एक दिन प्राचीन वंश को ऐसे मोड़ का सामना करना पड़े जहां कोई विकल्प न हो तो मुझे ये ज़ेड पर्ची आपको दे देनी चाहिए। इसके अंदर केवल एक ही वाक्य है। गुयुआन ने ज़ेड की पर्ची उठाई और अपनी आत्मिक शक्ति से उसकी जांच की। उसके सामने एक पीली रोशनी वाली स्क्रीन चुपचाप खुल गई जिस पर केवल एक छोटी सी पंक्ति लिखी थी जिसकी लिखावट चाकू की तरह तेज थी। जिस व्यक्ति पर भरोसा किया जाना चाहिए उस पर भरोसा करो, जिस खेल में जुआ खेला जाना चाहिए उस पर जुआ खेलो। हारना शर्मनाक नहीं है, शर्मनाक तो जुआ खेलने की हिम्मत न करना है। गुयुआन ने इस पंक्ति को काफी देर तक देखा। ये वह आखिरी वाक्य था जो ज़ियाओ जुबान ने उसे 1000 साल पहले कहा था। उस समय ज़ियाओ जुबान ने अभी तक सम्राट क्षेत्र तक पहुंचने का प्रयास नहीं किया था। ज़ियाओ वंश का पतन नहीं हुआ था और इनमें से कुछ भी नहीं हुआ था। जब ज़ियाओ जुबान ने यह कहा तो संभवतः वह अपने बारे में ही बात कर रहा था और अब ऐसा लग रहा था मानो यह वाक्य आज के लिए पहले से ही लिखा गया हो। उसने धीरे से ज़ेड स्लिप को बंद किया और गुदाओ को हाथ हिलाकर पीछे हटने का इशारा किया। दरवाजे पर पहुंचकर गुदाओ अचानक रुक गया। पीछे मुड़े बिना उसने गहरी आवाज में कहा, कुलपति, जब मैंने कहा था कि हुनफैंग शुन एयर के योग्य है तो मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा था। एक 28 वर्षीय 6 स्टार शिखर, ईश्वर श्रेणी की रिक्त रेखा, शुद्धिकरण कमल दानव ज्वाला, ज़ियाओ जुबान अपनी उम्र में से अधिक कुछ नहीं था। गुयुआन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह खाली पड़े बुजुर्गों की परिषद में अकेला बैठा था। खिड़की के बाहर प्राचीन संत शिखर पर उमड़ते आध्यात्मिक कोहरे को देख रहा था। रात की हवा में उसके भूरे वस्त्र स्थिर थे। हॉल के बाहर से पहाड़ी हवा अंदर आ रही थी जिससे लंबी मेज पर रखी मोमबत्ती की रोशनी 3/4 कम हो गई और हरे रंग की ज़ेड रंग की फर्श की